नहीं ना, यस। बाकी इतनी जगह है ना यार बीच में, कंजेस्टेड क्या है? हाँ, इतनी सारी देखो, ये दो दो एक दो बेंच खाली है, इधर भी है। क्या कंजेस्टेड मतलब क्या एग्जैक्टली क्या कर दिया? लाइव कर दी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलो फिर, कल हमने पढ़ा था रेशो प्रोपोर्शन लॉग्स इंडाइसिस, स्टार्ट किया था इनफैक्ट। डू यू रिमेंबर? ओके, ये कल के अपने नोट्स है, ओके, जो हमने बनाए थे, बराबर है ना? आप सब लोगों के पास नोटबुक है बच्चों? यस। टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय रेशो? और एक बार बताओ, रेशो मीन्स व्हाट? रेशो इज अ फ्रैक्शन यूज्ड फॉर comparison of two or more quantities which are of same type expressed in the same unit of measurement. करेक्ट है? दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशो इज अ, बोलो, फ्रैक्शन ऑफ क्वांटिटीज। दो चीजें कौन सी? विच आर ऑफ सेम टाइप, मतलब एक का वेट, दूसरे का इनकम, तीसरी का हाइट का रेशो नहीं हो सकता है। एज एज एज, एक का एज दूसरे का एज तीसरे का एज, एक का वेट दूसरे का वेट तीसरे का वेट चौथे का वेट का रेशो हो सकता है। बट एक एज है, दूसरा वेट है, तीसरा हाइट है, चौथा इनकम है, पांचवा मार्क्स है, इसका कोई रेशो नहीं होता है। तो रेशो इज अ फ्रैक्शन यूज्ड फॉर कंपैरिजन। करेक्ट और नॉट? समझो, मैंने बोल दिया कि मेरा एज टू ये लड़के का एज मान लो, ओके, कोई एक लड़के का एज का रेशो इज लेट्स से 3:2, 3:2। तो मैंने मेरा एज एग्जैक्टली बताया क्या आपको? नहीं। उसका बताया क्या? नहीं। बट क्या बताया मैंने? अगर मेरा एज 3x है तो उसका एज 2x है, वेयर x क्या है अभी तक सस्पेंस है। यस और नो? कंपैरिजन में समझो, मैं बोल रहा हूं कि भाई इसका इनकम तो मेरे से डबल है, तो मैंने इन शॉर्ट बोल दिया कि मेरा इनकम इज टू ए पर्सन का इनकम का रेशो इज 1:2। बट उसके बाद में मैं अगर मेरा इनकम बताया तो सामने वाला का इनकम पता चल सकता है। करेक्ट? उसका इनकम बताया तो मेरा इनकम पता चल सकता है। मतलब आप, अगर आपको रेशो पता है एंड उसके बाद में अगर आपको एक क्वांटिटी पता है तो दूसरा क्वांटिटी पता चल सकता है, तीसरा क्वांटिटी पता चल सकता है। अगर मैंने आपको रेशो ऑफ ए इज टू बी इज टू सी दे दिया एंड फिर ए क्या है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी दे दिया, तो बी क्या है, सी क्या है, आप पता कर सकते हो। करेक्ट और नॉट? अगर मैंने बोल दिया कि ए इज टू बी इज टू सी इज 3:5:7, 3:5:7 एंड ए इज 30, ए इज 30, तो बी क्या है, सी क्या है, आप बहुत आसानी से पता कर सकते हो। करेक्ट और नॉट? बिकॉज रेशो कंपैरिजन करता है एंड उसके कंपैरिजन में जो भी 4, 5, 10, 15, 50, 100 क्वांटिटीज है, उसमें से एक भी क्वांटिटी आपको पता चल गया तो बचे हुए क्वांटिटीज पता करना कोई बड़ी बात नहीं है। समझो, बोल दिया रेशो ऑफ राम का एज इज टू श्याम का एज इज 3:5, 3:5 एंड मैंने बोल दिया कि राम 6 साल का है, राम 6 साल का है, तो श्याम कितने साल का है? 10 साल का है, क्योंकि मैंने 3:5 रेशियो बता दिया है। एंड उसमें से अगर 3 ये क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय 6 years, देन 5 दैट क्वांटिटी विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 10 years। अगर 3x 6 है तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 एंड 5x क्या हो जाएगा? 10। 5x क्या हो जाएगा फिर? 10। तो रेशियो क्या होता है, बेसिक सबको पता है, बराबर है बच्चों? फर्स्ट टर्म ऑफ द रेशियो इज नोन एज एंटीसीडेंट, सेकंड टर्म ऑफ द रेशियो इज नोन एज कॉन्सिक्वेंट, एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट। समझ में आ रहा है? If antecedent is greater than consequent, it is said to be a ratio of greater inequality। याद है आपको? आंसर दिया करो बच्चों, आपको पार्टिसिपेटिव रहना है। आपको लगेगा कि नहीं सर हमें ऑलरेडी आता है, तो भी आंसर देने का, अपना कुछ नुकसान होगा क्या? कभी ऐसा हुआ रहेगा ना कि कोई चीज अपने को एक बार पता चलता है कि ये चीज तो अभी पता हो गई, मैं कभी भूल ही नहीं सकता लाइफ में, फिर भी 10 दिन के बाद भूल गए। ऐसा हुआ है क्या? 100 बार हुआ रहेगा। कोई पासवर्ड सेट किया रहेगा, आपने पिन सेट किया रहेगा एंड आपने सोचा रहेगा कि ये पिन मैंने खुद सेट किया है, अब मैं कैसे भूलूंगा? 4 दिन के बाद फॉरगॉट पासवर्ड किया था ना? करेक्ट और नॉट? 4 ही दिन के बाद फॉरगॉट पासवर्ड किया था या नहीं? क्यों याद नहीं आया? क्यों याद नहीं आया? मतलब 4 दिन के पहले आपको एक लग रहा था कि भाई ये पासवर्ड मैं खुद सेट कर रहा हूं, ऐसे कैसे भूल सकता हूं मैं, ये तो मैं जिंदगी भर याद रखूंगा, लगा था कि नहीं? 4 दिन के बाद क्या हुआ? फॉरगॉट पासवर्ड। समझा है नहीं? मैं एक बार जब मैं आर्टिकलशिप कर रहा था तब हम एक ट्रिप को गए थे और उसमें ट्रिप में कौन कौन आया था, मैंने क्या, वो पुराने जमाने में एल्बम्स रहते थे ना, तो हर फोटो के नीचे वो फोटो में कौन कौन है वो लिख के रखा था मैंने। तो उस वक्त मुझे एक जन बोल रहा था कि अरे यार फोटो के पीछे नाम क्या लिख रहा है या साथ में नाम क्या लिख रहा है, इनके नाम तो कैसे भूल सकता है, एक दिन बिताया पूरा ट्रिप किया है उनके साथ में, है या नहीं है, इनके नाम कैसे भूल सकते हैं? आज मैं वो फोटो देख रहा हूं तो मुझे नाम देखना पड़ ही रहा है बाजू में। समझ रहा है क्या? बिना वो नाम देखे मुझे याद भी नहीं आ रहा है वो कौन है करके। समझ में आ रहा है क्या?
कई बार ऐसे होता है कि मोबाइल में नंबर सेव कर लिया है, वो कॉल कर रहा है सामने वाला, नाम भी पढ़ रहा हूं मैं, एंड मुझे याद नहीं आ रहा है कि भाई ये कौन है। ऐसा हुआ रहेगा ना। इसका मतलब हर एक के दिमाग को लिमिटेशन है। रिवीजन करेंगे तो याद रहने का पॉसिबिलिटी बढ़ता है, समझ रहा है ना। रिवीजन करना पड़ता है, अपना सिलेबस भी छोटा नहीं है ना बच्चों, है या नहीं, 4 सब्जेक्ट्स है, बराबर है या नहीं, तो रिवाइज करना पड़ता है। ऐसा ईगो में नहीं रहने का कि नहीं भाई मैंने एक बार सुन लिया तो अब मैं दोबारा बोलूंगा ही नहीं, है ना। तो चलो, रेशो के बारे में हम रिवाइज कर रहे थे। तो रेशो का बेसिक क्या था? इट्स अ फ्रैक्शन यूज फॉर कंपैरिजन of two or more quantities of same type expressed in the same unit of measurement. Ratio is generally expressed in a simplest form. First term antecedent, second term consequent. First term is more than second term, ratio of greater inequality. Antecedent is less than consequent, ratio of lesser inequality. Antecedent is equal to consequent, ratio of equality. याद आ रहा है क्या बच्चों? रेशो इज यूनिट फ्री, ट्रू और फॉल्स? क्यों रेशो यूनिट फ्री है? कंपैरिजन के लिए कोई यूनिट की जरूरत नहीं है। कंपैरिजन के लिए रेशो, अगर मैंने बोल दिया 5:7, तो बोलने की जरूरत नहीं है कि वो 5 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर है, वो 5 मीटर एंड 7 मीटर भी रह सकता है, 5 फीट एंड 7 फीट्स भी रह सकता है, 5 किलोमीटर एंड 7 किलोमीटर भी रह सकता है। तो जब मैं 5:7 बोला तब मुझे यूनिट बताने की जरूरत नहीं पड़ी। बट उसमें से कोई भी अगर बोल रहा है कि सर इसमें से फर्स्ट क्वांटिटी क्या है, तो आई हैव टू एक्सप्रेस विद द, बोलो, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। समझे? मैंने बोल दिया कि मेरा एज और किसी के एज का रेशियो 2:3 है, तो मैंने बताया क्या मेरा एज? नहीं। उसका एज बताया क्या? नहीं। बट अगर समझो कोई बोला कि सर आपका एज क्या है, तो सिर्फ 40 बोल के चलेगा क्या? नहीं। क्या बोलना पड़ेगा? 40 ईयर्स, मंथ्स, डेज, कुछ तो बताना पड़ेगा ना। इनकम कोई पूछ रहा है, समझो मैं बोल रहा हूं इनकम 3 है, 3 बोल के चलने वाला है क्या? नहीं। 3 लाख, 3 करोड़, 3,000, 3 मिलियंस, 3 बिलियंस, कुछ तो बताना पड़ेगा ना। क्वांटिटी हैज टू बी एक्सप्रेस विद द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। क्वांटिटी हैज टू बी एक्सप्रेस विद द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। बट रेशो कैन बी एक्सप्रेस, बोलो मेरे साथ, रेशो कैन बी एक्सप्रेस विदाउट एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट। वापस एक बार बोलो, रेशो कैन बी एक्सप्रेस विदाउट एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मींस रेशोज आर यूनिट फ्री। रेशोज आर यूनिट फ्री। समझ में आ रहा है क्या? चलो, अब सबके पास नोटबुक है बच्चों? तो एक सिंपल टेबल के साथ स्टार्ट करते हैं अपन लोग आज। मैं एक टेबल बनाऊंगा जिसमें 2 कॉलम रहेंगे। पहले कॉलम में मैं 2 क्वांटिटीज लिखूंगा, कोई भी 2-3 क्वांटिटीज लिखूंगा, एंड आप उसके सामने सेकंड कॉलम में उसका रेशो लिखोगे इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या लिखोगे? बोलो, रेशो इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म। चलो फिर लिखो, चलेगा क्या बच्चों? मैं पहला कॉलम लिख रहा हूं क्वांटिटीज। क्या प्रॉब्लम है बच्चों? क्या प्रॉब्लम है? नहीं ना? ओके, क्वांटिटीज लिख रहा हूं मैं। क्या लिख रहा हूं? क्वांटिटीज। एंड उसके सामने उन क्वांटिटीज का रेशो इन सिंपलेस्ट फॉर्म आप लिखोगे। उन क्वांटिटीज का, बोलो, रेशो इन सिंपलेस्ट फॉर्म आप लिखोगे। तो लिखो पहले तो क्वांटिटीज। क्वांटिटीज लिख रहे हो क्या? क्वांटिटीज लिख रहे हो क्या? एंड उसके सामने यू हैव टू राइट देयर, बोलो, रेशो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। पहले तो लिखो क्वांटिटीज, ओके, एंड देन यू प्लीज राइट आउट देयर यस। लिख रहे हो क्या बच्चों? क्वांटिटीज लिखो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम में रेशो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म।
जस्ट 1 minute. यस चलो हो गया. ओके बच्चों, मैं लिखूंगा क्वांटिटीज. क्या लिखूंगा? क्वांटिटीज. एंड यू विल राइट देयर, बोलो, रेशो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. यू विल राइट देयर रेशोज इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म. अब कर पाओगे बच्चों? ये क्या लगता है आपको? कर पाएंगे ना? चलो राइट डाउन. 5 hours, 5 minutes. 5 hours 5 minutes. तो क्या रेशो 1:1 है? 1:1. 1:1 ना? 5:5 1:1. तो ये ऐसा है क्या? आपको नहीं लग रहा कि जो लोग 1:1 बोल रहे बहुत ज्यादा ही कैजुअल एटीट्यूड हो गया? 5 hours is to 5 minutes का यू हैव टू टेल मी रेशो इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म. यस बोलो क्या आंसर है? 60:1. 60:1. ध्यान है सबका? अरे श्योर सबका ध्यान है? अपन सिर्फ पढ़ाई करने के लिए ना यहाँ पे, या और कुछ एजेंडा है आज? नहीं ना? चलो बोलो. 5 hours को हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे. तो टेल मी, इज इट 5 into 60 minutes? ऐसा होगा ना? इज टू बोलो, ये तो 5 minutes ही है. अच्छा बताओ, यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम हो गया क्या? यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम हो गया क्या? तो जब यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम हो गया, नाउ आई कैन राइट इट एज 60 into 5. का आंसर क्या होता है बोलो? 300:5. अब मुझे मिनट्स लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब द मोमेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम हो गया, यू कैन से अब यू नीड नॉट राइट दैट यूनिट ऑफ मेजरमेंट. समझ रहा है सबको ये? तो रेशियो इज 300:5. तो 300:5 इज अ करेक्ट आंसर. ओनली थिंग इज दैट इट इज नॉट इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म. तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या रहेगा बोलो? 60:1. अच्छा बताओ, 60:1 लाने के लिए क्या किया आपने? फिर बोलो, दोनों टर्म को 5 से डिवाइड किया. अच्छा दोनों टर्म में 5 ऐड कर दे तो चलता क्या? क्या होता? चलता क्यों नहीं? दोनों टर्म में 5 ऐड कर दिया तो रेशो अलग आ जाता, कोई दूसरा रेशो आता. ये रेशो नहीं रहता. दोनों टर्म से कोई 5 डिडक्ट किया, 10 डिडक्ट किया तो कोई दूसरा रेशो आ जाता. तो क्या अलाउड है हमारे लिए बोलो? All the terms of the ratio can be multiplied or divided by same non-zero number. वापस एक बार बताओ. All the terms of the ratio can be multiplied or divided by same non-zero number without changing the meaning of that ratio. Without changing the meaning of that ratio. तो यहां पे आपने दोनों टर्म को 5 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया बोलो 60:1. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. 5 hours 10 minutes, 10 hours 15 minutes. 10 hours 15 minutes. तो ये दो क्वांटिटीज है, इसका रेशो अपने को फाइंड करना है. तो बताओ बच्चों, ये 5 hours 10 minutes मतलब 5.10 ले लूं क्या? नहीं, ये तो गलत है. तो क्या करना पड़ेगा? दोनों को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे. तो बताओ बच्चों, 5 hours को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 5 into 60 minutes हो जाएगा प्लस 10 minutes. तो अब बताओ, ये न्यूमरेटर अब मैंने जो भी लिखा है वो मिनट्स के फॉर्म में है क्या? मिनट्स के फॉर्म में है क्या? 5 into 60 प्लस 10. कितना मिनट्स हो गए ये बोलो? 310 minutes. 310 minutes हुआ क्या? डिवाइडेड बाय बोलो 10 hours मतलब 10 into 60 करेक्ट है प्लस 15. तो कितना मिनट्स हो जाता है ये बोलो? 615 minutes. अच्छा बताओ, तो वेदर आंसर इज 310:615? यस, ये आंसर करेक्ट है, बट ओनली थिंग इज दैट इट इज नॉट इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म. तो 310:615 ये आंसर करेक्ट है, बट वी नीड टू ब्रिंग इट इन अ बोलो सिंपलेस्ट फॉर्म. तो क्या करेंगे बोलो? दोनों को 5 से डिवाइड करो पहले. तो क्या आता है बताओ?
62 इज टू 123। अच्छा, इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है क्या? और किया जा सकता हो तो करना चाहिए अपने, बराबर है ना? बिकॉज वी हैव टू ब्रिंग द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो। तो आंसर इज 62 इज टू 123। आई होप एवरीवन इज कंफर्टेबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आप फाइंड करेंगे बच्चों आंसर। राइट डाउन 8 feet 6 inches is to 12 feet 8 inches। 12 feet 8 inches। अच्छा, इसके लिए आपको ना बच्चों फीट्स एंड इंचेस का रिलेशन पता होना चाहिए। पता है क्या आपको? नहीं पता है? क्या बात कर रहे हो? मतलब इस एज तक आप बिना फीट्स और इंच का रिलेशन जाने आ गए? 1 foot इज इक्वल टू 12 इंचेस। आपका जो लॉन्ग स्केल होता है, आपके पास किसी के पास लॉन्ग स्केल है क्या? लॉन्ग स्केल है क्या? उसमें देखो एक साइड में सेंटीमीटर रहेगा 30 सेंटीमीटर तक, दूसरे साइड में वो क्या है बोलो? 12 इंचेस रहेगा। वो 12 इंचेस है कि नहीं? हो तो 12 इंचेस का 1 फुट होता है। तो आपका जो लॉन्ग स्केल है वो 1 फुट का है या 1 फीट का है बोल सकते हो आप। एंड किसी के पास वो आधा वाला 15 सेंटीमीटर का जो होता है वो हाफ फीट का स्केल है। वो हाफ फीट का स्केल है। समझता है क्या? तो चलो अभी सुनो बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूं। इसके पहले याद नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद याद करोगे। हाँ, 1 foot इज इक्वल टू 12 इंचेस। तो चलो मैं यहां पे लिख लेता हूं, प्लीज रिमेंबर करके, चलेगा क्या? आप साथ साथ में नोट्स बनाते हो ना मेरे? प्लीज रिमेंबर, क्या याद रखेंगे? प्लीज रिमेंबर, बोलो। 1 foot इज इक्वल टू 12 इंचेस। देखो मैं आपको एक नोटेशन के फॉर्म में बता रहा हूं, कभी आपने देखा रहेगा ऐसे 1 foot, फुट को मतलब ऐसे एक डैश रहता है, समझता है क्या? इज इक्वल टू 12 इंचेस। इंचेस मतलब ऐसे 2 डॉट, समझता है क्या आपको? ये इनवर्टेड कॉमा टाइप, समझता है क्या आपको? ये 1 foot इज इक्वल टू कितना इंचेस? 12 इंचेस। तो चलो बताओ, ये जो दो क्वांटिटीज मैंने बताया, इसका यू हैव टू टेल मी रेशियो इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म, बोलो। अच्छा बताओ फिर अभी 8 फुट्स मतलब 8 इंटू 12 इतने इंचेस हो गए ना बच्चों, प्लस 6 इंचेस है ही, डिवाइडेड बाय, हाँ बोलो 12 फीट्स मतलब इज इट 12 इंटू 12 प्लस 8। तो टेल मी इज इट 102 इंचेस? 102 इंचेस डिवाइडेड बाय 152 इंचेस, सही है। अच्छा अब बताओ, ये दोनों क्वांटिटी सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट में आ गए क्या? दोनों क्वांटिटी सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट में आ गए क्या? अगर आ गए तो यू कैन राइट द रेशियो इन ए सिंपलेस्ट फॉर्म। तो एक काम करो, दोनों को 2 से डिवाइड करो, बोलो क्या आता है? 51 इज टू 76। और कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है क्या इसको? कुछ 7 से, 3 से, 13 से, 11 से डिवाइड करके देखो। अच्छा कर लिया तो 11 से डिवाइड किया तो फ्रैक्शन में जाएगा, एंड जो फ्रैक्शन में होता है उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म बोलेंगे क्या कभी? तो अभी जो रेशो आपके सामने है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है फिर बोलो? 51 इज टू 76। 57 इज टू 76 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। चलो और एक क्वेश्चन दूं क्या इस टाइप का? आप सॉल्व करोगे? राइट डाउन 8 मीटर्स 10 सेंटीमीटर्स कॉमा 10 मीटर्स 18 सेंटीमीटर्स। अच्छा सबसे पहले तो बताओ, अभी मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर का रिलेशन पता है क्या, या उसमें भी डाउट है? उसमें डाउट है रहा तो बोलो भाई, क्योंकि अभी क्या आपने फीस भरा है ना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं? है कि नहीं? आप बोलोगे सर कल जाके 1 डजन में कितने यूनिट्स होते हैं पता नहीं है हमको, बता दूंगा भाई, और क्या है, जी सरकार बोल के बता देता हूं, है कि नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बोलो कि सर 1 डजन में कितने यूनिट्स होते हैं, मैं बोलूंगा जी सरकार मैं आंसर देता हूं, है कि नहीं? यू आर द कंज्यूमर, कंज्यूमर इज द किंग, है कि नहीं? यू आर द कंज्यूमर, कंज्यूमर इज द किंग। इनफैक्ट मैंने आपको बोलना चाहिए यहां पे आने के बाद गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स बोलना ही नहीं चाहिए, मैंने बोलना चाहिए यस माय बाप शुरू करूं क्या, बराबर है कि नहीं? फिर आपने ऐसे करना चाहिए, बराबर है कि नहीं? आपने ऐसे बैठना चाहिए और आपने क्या बोलना चाहिए? बराबर, आका नहीं भाई, है कि नहीं? मैंने बोलना चाहिए वो तो, है कि नहीं? यस मेरे आका मैं स्टार्ट करूं क्या, आपने बोलना चाहिए चल नाच, है ना? आप कंज्यूमर हो ना यार, यू आर द किंग, बराबर है ना? यस ओके। तो चलो फिर 1 मीटर में, सुनो बच्चों सुनो प्लीज, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं?
100 सेंटीमीटर्स होते। प्लीज सुनो अच्छे से, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते एंड 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते। आपका स्केल देखो, 1 सेंटीमीटर रहेगा, उसके अंदर देखो आप 10 छोटे छोटे लाइन दिख रहे हैं कि नहीं, वो मिलीमीटर्स वाले, वो क्या है, मिलीमीटर्स वाले। समझ रहे हैं क्या बच्चों? तो यहां पे वापस एक बार लिख लेता हूं, प्लीज रिमेंबर, बोलो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स। समझ आ गया बच्चों? तो बताओ 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर्स देन? 1000 मिलीमीटर्स। 1 मीटर इज इक्वल टू, वो भी लिख लेता, 1 मीटर इज इक्वल टू बोलो 1000 मिलीमीटर्स। सबको समझ रहा है ये? हाँ चलो फिर, अभी जो रेशो दिया हुआ है मैंने उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है बच्चों अपने को। चलो बोलो फिर 8 मीटर्स, एक काम करेंगे दोनों को अपन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो बोलो 8 मीटर मतलब कितने सेंटीमीटर? 8 इंटू 100, ये सेंटीमीटर में आ गया, प्लस 10 सेंटीमीटर तो है ही, डिवाइडेड बाय 10 मीटर मतलब कितने सेंटीमीटर? बोलो 10 इंटू 100 प्लस 18 सेंटीमीटर तो है ही। पहले हमने क्या किया, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, दोनों क्वांटिटी को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? पता नहीं ऐसे कुछ लोगों को लग रहा है कि मुझे वो इंटरेस्टेड ही नहीं है क्लास में। आज एक काम करेंगे, फिर आप बोलो कि सर इंटरेस्ट नहीं है, आज फोटो वोटो निकालेंगे, इधर थोड़ा इधर उधर कुछ करेंगे, इधर उधर घूमेंगे, वापस चले जाते। बोलो डिसाइड करो ऐसे ही, बोलो डिसाइड। एक देखो क्या है मालूम है क्या, नौटंकी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू शुड बी डिसाइडेड कि नौटंकी ही करना है। समझा क्या? समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? कोई अभी जैसे कोई समझो ये लड़की आज रात को मूवी देखने गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके प्लान में पढ़ाई है एंड वो जा रही है मूवी देखना, ये गलत है। उसका प्लान ही है कि आज मूवी देखना है, इट्स परफेक्टली ऑल राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है या नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एंजॉय मत करो, बट तुम्हारे प्लान में था क्या वो? आज यहां पे हम लोग एंजॉयमेंट के लिए है क्या? तो तुम मिक्स कर रहे हो बच्चों दो चीजें। समझ रहा है क्या? एंजॉयमेंट तभी एंजॉयमेंट कहलाता है या ज्यादा मजा देता है अगर इट इज बैलेंस्ड विद अदर थिंग्स, जो अपने एकेडमिक चीजें, एजुकेशन के रिलेटेड चीजें। मैं वापस बता दूं, कुछ दिनों के बाद में, कुछ साल के बाद में जो पछतावा रहेगा ना, काश, वो बहुत गंदी चीज है। समझ है मैं क्या बोल रहा हूं? बहुत ही खतरनाक गंदी चीज है वो काश। समझ है क्या? वो काश जो बोलना पड़ेगा ना, उससे मैं आपको रोकने की कोशिश कर रहा हूं। समझ रहा है बच्चों? आपको लगेगा, आप में से बहुत सारे लोगों को लगेगा क्या फिलॉसफी है, ज्ञान है। समझ रहा है? तो देखो भाई, तुम्हारी लाइफ है, अल्टीमेट फैसला तुम ही करने वाले हो, मेरा काम है बताना। एक बच्चे भी बोलता है कि हाँ सर ये सही बोल रहे भाई, मैं ऐसे ही करूंगा, मेरा पर्पज सर्व हो जाता है कि नहीं? तो एंड बाकी लोग जिसको मस्ती ही करना है, कुछ करना है ना, तो मुझे लगता है कि इससे बेटर प्लेसेस बहुत सारे हैं मस्ती करने के लिए। करेक्ट है या नहीं? इससे बेटर प्लेसेस है कि नहीं आप बताओ? कहीं जाओ बाहर, कितने लोग मजा कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, उनके साथ शामिल हो जाओ। तुम अननेसेसरी गलत जगह पे, तुम जो कर रहे हो सकता है कि सही है, बट तुम गलत जगह पे कर रहे हो, इतना तो मैं बोल सकता हूं, है या नहीं? वो कोई बोल रहा है नहीं सर हमें मस्ती ही करना है, तो तुम यहां पे क्यों हो भाई? है या नहीं? तुम सही कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट तुम देख लो ना तुम कहां पे हो, है कि नहीं? तो प्लीज बच्चों मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं बहुत अच्छे से बोल रहा हूं, है या नहीं है कि नहीं? कोई ऐसा आपको डांटने का और ये इसका मूड नहीं रहता है कभी। समझ रहा है कि आपको ये? वो तो कभी कभी फिर बाद में जब हो जाएगा कि ऐसा भाई अभी कुछ तो ज्यादा ही कर रहे हैं, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, फिर वो आप पे भारी पड़ेगा फिर, है या नहीं है? आप समझ रहे हो क्या? मेरा चेहरा देख के आपको थोड़ा बहुत लगता तो होगा कि भाई ये बहुत शरीफ इंसान तो नहीं रहेगा। आपको लगा क्या ऐसे चेहरा देख के बहुत शरीफ इंसान है अपना, ऐसा लगा कि आपको मेरा चेहरा देख के? बराबर है कि नहीं? तो सिंपल चीज है बच्चों, मैं जैसा अभी थोड़ा बहुत अच्छा दिख रहा हूं कि नहीं आपको, मैं चाहता हूं कि मैं लास्ट तक ऐसा ही दिखूं आपको, ठीक है? यस चलो फिर, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, मीटर्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, एंड प्लस उसमें जो सेंटीमीटर थे वो तो ऐड कर ही दिए। तो अब ये आंसर आया 810 बोलो सेंटीमीटर्स इज टू बोलो 1018 सेंटीमीटर्स। तो ये दोनों सेंटीमीटर्स में है अभी,
एंड दोनों सेंटीमीटर्स में आ गया, दोनों सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट में आ गया, तो हमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि रेशो कैन बी एक्सप्रेस विदाउट एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट। रेशो कैन बी एक्सप्रेस विदाउट एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो चलो फिर इसका आंसर बताओ क्या है। इट इज 810:1018। बट बताओ ये सिंपलेस्ट फॉर्म है क्या? नहीं। तो चलो 2 से डिवाइड करो पहले। हाँ बोलो। 405:509। इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है क्या? देखो 3 से डिवाइड करके, 7 से डिवाइड करके, 11 से करके, 13 से डिवाइड करके, 17, दोनों अगर डिविजिबल है 13 से तो आपने और सिंप्लीफाई करना चाहिए। दोनों अगर डिविजिबल है 7 से तो करना चाहिए। दोनों अगर डिविजिबल है 3 से तो आपने करना चाहिए। इन दैट केस देन इट इज नॉट अ सिंपलेस्ट फॉर्म। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? कुछ जा रहा है कि दिमाग में? चलो यही टेबल कंटिन्यू हो रहा है बच्चों आगे, समझ रहा है ना? मैं 2, 3 जो भी है क्वांटिटीज बताऊंगा एंड यू हैव टू टेल मी देयर रेशो इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म। सब लोग लिख रहे हो क्या बच्चों? मैं वापस बता दूं, कल बताया था मैंने, दोनों बैचेस में बहुत अच्छे से बताया था मैंने। नोटबुक जो है ये मुझे प्रॉपर चाहिए, समझ रहा है क्या? जो हम लिख रहे हैं बच्चों, जो अपना सिलेबस है ये पूरा का पूरा, हर फॉर्मूला, हर एक्सप्लेनेशन, हर डेरिवेशन के साथ में आपके नोटबुक में आएगा। इन स्पाइट ऑफ दैट मैं आपको 1400-1500 पेज की नोट्स दूंगा, मैं बोला था आपको, राइट, विथ मोर देन 5000 एमसीक्यूज। मेरे साइड से सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप बोल रहे हो कि नहीं सर हमें लेना ही नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर समझ रहा है कि नहीं? तो आप मुझे एक ही बार बोल दो कि सर हमें करना ही नहीं है सर, हम बस यहाँ पे टाइम पास करने आए, जितना टाइम पास हो गया बहुत अच्छा है। तो तुम्हारे अगर लाइफ के प्रायोरिटीज क्लियर है तो फिर मैं क्यों तकलीफ उठाऊं ना यार अननेसेसरी। मैं सोच रहा हूं कि तुम यहां पे पढ़ने आए हो, राइट, उस एंगल से मैं बता रहा हूं आपको। अगर नहीं समझ रहा है तो मैं 4 बार एक्सप्लेन करूंगा, बट आप बोलोगे कि नहीं सर हमें खुद की चिंता नहीं है, आप हमारी क्यों चिंता कर रहे हो? कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, मैं अपना बीपी क्यों बढ़ाऊं? बराबर है या नहीं? मैं अपना अननेसेसरी दिमाग खराब क्यों करूं? है या नहीं? आप बोलो कि सर आप मुझ पर ध्यान मत दो, बात खत्म, है या नहीं? मैं कुछ भी करूं, राइट, आप मुझ पर ध्यान मत दो। एज फार एज यू आर नॉट डिस्टर्बिंग अदर, मैं आपको कुछ भी नहीं बोलूंगा। क्या बोल रहा हूं मैं, समझा क्या? एज फार एज यू आर नॉट डिस्टर्बिंग अदर्स, मुझे कोई हक नहीं है आपको कुछ बोलने का। अगर आपने आके मुझे क्लियरली बता दिया है कि सर आप मुझ पे ध्यान मत दो, मैं वैसे भी नालायक हूं और मुझे कोई करियर की लेना देना है नहीं, मुझे 2-4 साल यहां पे स्पेंड करना है अच्छे से यहां पे, राइट, साथ साथ में मुझे घर वालों को बताना है कि मैं सीए कर रहा था एक जमाने में, बट अब सीए का स्कोप कम हो गया इसलिए मैंने छोड़ दिया। बराबर है? सीए का स्कोप तुम्हारा नहीं, सीए आईसीआई का स्कोप कम हो गया इसलिए मैंने छोड़ दिया। वैसे भी अब उस कोर्स को कोई ज्यादा पूछता नहीं है, राइट, इसकी वजह से मैंने छोड़ दिया। क्योंकि जनरली छोड़ने के बाद अपन ऐसे नहीं बोलते ना कि अपने औकात के बाहर है, अपन क्या बोलते हैं जनरली, एक अपन रीजन तो पॉइंट पता कर ही लेते हैं ना, क्या बोलते हैं अपन? नहीं, अब सीए में कुछ ज्यादा नहीं रहा, अभी एमबीए को बहुत ज्यादा स्कोप है या नहीं है? एंड फिर एमबीए करने का, कहां से करने का एमबीए? आपको क्या लगता है जो सीए छोड़ता है उसका आईएम में नंबर लगता है? एंड जो सिर्फ आईएम में नंबर लगने की कैपेबिलिटी है वो सीए छोड़ता है? बराबर है कि नहीं? फिर एमबीए कहां से करता है वो? यही कहीं सिर्फ पुणे में 300 कॉलेज एमबीए के, सिर्फ पुणे में, समझा है नहीं? सिर्फ पुणे में एमबीए के 300 कॉलेजेस है, समझ रहा है कि आपको ये? तो सोच के देखो कि आईसीआई का और इसका स्कोप क्या रहेगा, डिफरेंस कितना रहेगा, है या नहीं? डिफरेंस कितना रहेगा आप समझ रहे हो? जब सप्लाई ज्यादा रहेगा तो ऑब्वियसली उसका प्राइसेस नीचे आते, ये तो आपने इतना बेसिक इकोनॉमिक्स तो सब जानते हो। तो इमेजिन करो इंडिया में पिछले 70-75 साल में 4 लाख से कम सीए है एंड सिर्फ राइट एक कुछ 30-40 हजार एमबीए सिर्फ महाराष्ट्र से नहीं, सिर्फ पुणे मुंबई से हर साल बाहर आते। अब इमेजिन करो कि सप्लाई ज्यादा रहेगा तो क्या कम होता रहेगा, बराबर है कि नहीं? क्या कम होता रहेगा, कितना स्कोप रहेगा। कोई बाद में कहीं तो गली कुच्चे के कॉलेज से कुछ लोग एमबीए करते, कहीं तो इधर पुणे में ऐसे भी कॉलेजेस है कि नीचे साड़ी का दुकान है, ऊपर हेयर सलून है, बराबर है कि नहीं? नीचे और 4-5 दुकान है, ऊपर एमबीए का कॉलेज है, समझ रहे कि नहीं? वहां से एमबीए करता है, बाद में एकदम फॉर्मल ड्रेस पहन के टकाटक एकदम कड़क टाई पहन के हर घर घर जाके अगरबत्ती बेचता है कि नहीं? घर घर जाके क्या अगरबत्ती बेचता है। तो ये करना है तो आप करो भाई, जो एंजॉय करना है करो, कोई टेंशन नहीं है अपने को, ठीक है बच्चों? यस, चलो फिर कंटिन्यू करें हम लोग, कंटिन्यू करें। कहां जा रहे भाई? अर्जेंट कॉल है तो इधर से जाने का बेटा, कैमरा के सामने से नहीं जाने का बेटा, है ना? यस, चलो फिर करें नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। यस, लिखो 5 minutes, 33 seconds,
5 minutes 33 seconds, कॉमा 8 minutes 45 seconds, 8 minutes 45 seconds. इसका रेशियो चाहिए मुझे इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म, रेशियो चाहिए इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म. यस बच्चों, यस बच्चों. तो बताओ 5 मिनट्स मतलब कितने सेकंड्स हो जाएंगे? 5 इंटू 60 प्लस 33 सेकंड्स डिवाइडेड बाय 8 मिनट्स मतलब कितने सेकंड्स बच्चों? 8 इंटू 60 प्लस 45. तो अब बताओ ये न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों सेकंड्स में आ गया क्या? न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों सेकंड्स में आ गया क्या? तो बोलो 5 इंटू 60 कितना होता है? 300 प्लस 33. इज इट 333 सेकंड्स? इज इट 333 सेकंड्स? डिवाइडेड बाय, हाँ बोलो, 480 प्लस 45 मतलब कितना? 525 सेकंड्स. 525 सेकंड. सही है. तो बताओ वेदर उसका रेशियो इज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 333 इज टू 525. अच्छा ये सिंपलेस्ट फॉर्म है क्या? नहीं, इसको 3 से डिवाइड हो सकता है. तो बोलो क्या क्या आएगा? 111 इज टू 175. अच्छा 111 इज टू 175 इसको वापस 3 से डिवाइड हो सकता है क्या? मेरे ख्याल से 111 को हो सकता है, बट 175 को 3 से डिवाइड किया तो फ्रैक्शन आ रहा है. देन इट विल नॉट बी इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म. और कोई नंबर से डिवाइड हो सकता है क्या दोनों को? तो ये जो दोनों नंबर है, ये दोनों अगर किसी नंबर से डिविजिबल रहेंगे तो ही यू कैन चेंज द फॉर्म ना. तो आंसर इज 111 इज टू 175. सही है बच्चों. ओके चलो नेक्स्ट. 8 GB ओके एंड 512 MB. 512 MB. आई एम वेरी श्योर कम से कम ये तो आपको पता रहेगा ही. 1 GB में कितने MB रहते हैं? कितना? 1024. बराबर है ना. आपको पता नहीं है तो वो भी लिख के देता हूं मैं आपको. प्लीज रिमेंबर. देखो बच्चों 1024 बाइट्स का बनता है 1 बोलो किलोबाइट. 1 KB पता है ना. देन 1024 किलोबाइट्स का बनता है 1 मेगाबाइट MB. देन 1024 MB का बनता है 1 गीगाबाइट. बराबर है ना. एंड 1024 गीगाबाइट बिकम्स 1 टेराबाइट. बराबर है ना. 1 TB. इसके आगे भी होता है बट अपन मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपन इसके आगे अभी तक नहीं गए. रियल लाइफ में हम लोग कोई स्टोरेज डिवाइस वगैरह आप यूज करते हो तो 1 TB 2 TB 5 TB यहां तक रहेगा आपके पास ज्यादा से ज्यादा. सही है ना बच्चों. यस. तो ये रिलेशन देखो, ये रिलेशन याद करना बहुत सिंपल है. आप सिर्फ सीक्वेंस याद करो. बाइट्स, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स. हर जगह पे 1024 ये समझा क्या आपको? ये सीक्वेंस याद रखो. ये अभी आपको लग रहा है कि सर ये तो कहीं आईसीआई के मतलब में लिखा भी नहीं है ऐसा, बट आपको आईसीआई के मतलब में लिखा नहीं है इसका मतलब एग्जाम में नहीं आएगा ये गारंटी है क्या? समझ रहा है ना. मैं जो यहां पे आपको क्लास में पढ़ाऊंगा वो मैंने आज तक आईसीआई ने पूछा हुआ हर क्वेश्चन पेपर देखा है. समझ रहा है ना. तो कौन से क्वेश्चन पूछते हैं? हर क्वेश्चन पेपर. मैंने सेलेक्टेड नहीं बोला, हर क्वेश्चन. आईसीआई ने जब से ये एमसीक्यू फॉर्मेट इंट्रोड्यूस किया 2006 तब से लेके आज तक हर पेपर देखा है मैंने. एंड उसके एंगल से ही मैंने 5000 क्वेश्चंस का बैंक बनाया आपके बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के लिए. ऊपर से वो हैंड रिटन नोट्स बनाए जिसमें हर टाइप का क्वेश्चन दिया है मैंने क्या बोला? हर क्वेश्चन दिया है. बोला क्या मैंने? क्या बोला है? हर टाइप का. अब नंबर तो बदलेंगे ना यार, वो थोड़ी मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं. हर टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको नोट्स में दिया हुआ है. तो मेरे भाई रिस्पेक्ट करो किसी का वर्क. राइट. ये जो नौटंकी है ये बाद में भी हो सकती है. समझ रहा है क्या? एंड कुछ जो अपने को वो जो बीच में कुछ रहते ना ऐसे 2-4 ये जो वो पूरे अनाज को खराब कर देते. समझ रहा है कि नहीं? तो उसको टाइम पे निकाल के फेंक देना बहुत जरूरी होता है. एंड ये काम तुम्हें ही करना है. क्योंकि सुनो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं. सुन रहे हो क्या? किसी कोचिंग सेंटर के लिए ना 500,000 स्टूडेंट है, 2000 स्टूडेंट है. तुम्हारे माँ बाप के लिए 2000 ऑप्शन नहीं है करियर बनाने के लिए. समझा क्या मैं क्या बोला?
हमें अपना करियर बनाने के लिए मैं अभी ये सब ऑनलाइन ऑफलाइन इंटरफाइन ये सब मिला के 3,000 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं एट ए टाइम। आप समझ रहे हो क्या? तुम्हारे माँ बाप के पास 3,000 ऑप्शन है क्या? चलो किसी ने भी एक ने भी करियर बनाया तो अपना तो काम हो ही गया, तुम्हें करियर करना पड़ेगा ना। यस और नो? तो मेरे भाई अपना जो मेन एम है उससे डाइवर्ट मत होते जाओ। क्लासरूम में ना बॉडी लैंग्वेज से समस्या है कुछ लोगों का कि वो उसको सीखना है या नहीं सीखना है, जो तुम में से बहुत सारे लोगों में है एक्चुअली। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एवरीवन, बट वो जो बचे हुए हैं ना मेरे भाई, जो कोई दूसरे ही जोन में है मेरे भाई, राइट। एंड जो लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत रहती है ना सीए बनने की, जिनके फैमिली के एंगल्स एंड एवरीथिंग, उनमें मार्क्स ज्यादा रहता है कई बार। समझ रहा है कि नहीं? कई बार उनमें मार्क्स ज्यादा देखा जाता है। ऐसे कहीं गांव से आया, खाने पीने की प्रॉब्लम है उसके, बराबर है कि नहीं? माँ बाप ने पाई पाई जोड़ की फीस भरा है एंड ये इधर मार्क्स दिखा रहा है या नहीं? कुछ बन के दिखाओ भाई। समझ रहा है क्या? जो लोगों ने तुमको क्रिटिसाइज किया है ना कि ये सीए नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता है, उनको सीए बन के दिखाओ, कुछ लाइफ में करके दिखाओ, तो वो रियल जीत होगी। ऐसा ठै ठू ठू कोई भी कर सकता है। समझ रहा है कि नहीं? वो अलका चौक में जो सिग्नल पे खड़े रहते हैं ना, वो भी करते हैं, बराबर है या नहीं? उसको कुछ ज्यादा मेहनत नहीं लगती है ना। वो काम करो जिसमें ज्यादा मेहनत लगती है, जिसमें ज्यादा डेडिकेशन लगता है। समझता है कि नहीं? एंड जो हर कोई कर नहीं सकता है। कुछ लोग जो कर रहे हैं ना वो कोई भी कर लेता है भाई, जिसको खुद को जेंडर का पता नहीं वो भी कर सकता है। आप समझ रहे हो या नहीं? वो काम मत किया करो क्लास में। समझ रहा है क्या? समझ रहा है क्या मैं क्या बोला है कि नहीं? एंड बाकी जो भी लोग सिंसियर है बहुत सारे 80-90% मैं वही देख पा रहा हूं यहाँ पे। अब आजू बाजू में कोई ठा छू कर रहा है तो उसको बोलने का भाई तू कंट्रोल कर, तू बाहर जा, है या नहीं? तो थोड़ा कंट्रोल किया कर। और ये सब कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? यस। चलो फिर मुझे बताओ 8 GB में कितने MB आएंगे? बोलो 8 × 1024, इतने क्या हो जाएंगे बोलो? MB। एंड नीचे का है 512 तो MB में ही है। 512 बोलो MB में ही है। तो बोलो 1024 × 8 कितना आता है? बोलो 8192 डिवाइडेड बाय 512। अच्छा ये दोनों मेगाबाइट्स में आ गया क्या फिर? एंड टेल मी इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? एक काम करो, सीधा सीधा 8192 डिवाइड बाय 512 करो, आंसर आ जाएगा 16:1। 16:1 is the simplest form. 16:1 is the simplest form. I hope you are understanding my friends. Okay, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिख रहे हो क्या? 8.5 kilograms is to 880 grams. सबसे पहले तो मुझे बताओ किलोग्राम्स एंड ग्राम्स का तो रिलेशन पता रहेगा ना आपको? पता है ना बच्चों? हाँ चलो बोलो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000। तो चलो मैं यहां पे फिर भी लिख लेता हूं। आई एम वेरी श्योर सबको पता है, फिर भी प्लीज रिमेंबर। हाँ क्या लिखो? प्लीज रिमेंबर क्या लिखो मेरे भाई? 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। सही है? तो बोलो 8.5 किलोग्राम्स मतलब 8500 ग्राम्स होगा क्या? डिवाइडेड बाय 880 ग्राम्स है, ऑलरेडी है। सेकंड क्वांटिटी इज ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ ग्राम्स। सेकंड क्वांटिटी इज ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ ग्राम्स। तो चलो बोलो फिर क्या करेंगे? सबसे पहले तो एक जीरो कैंसिल कर देता हूं। तो टेल मी इज इट 850 डिवाइडेड बाय 88? सही है? और भी डिवाइड हो सकता है क्या? इसको 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा बोलो? 425 इज टू 44। सही है? तो एक 4 कैंसिल कर दूं क्या? नहीं ना? यस, वेरी गुड। 425 डिवाइडेड बाय 44, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। फिर 425 इज टू 44 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। सही है क्या? ओके। तो अब बताओ इस टाइप के क्वेश्चन मैनेज हो सकते हैं क्या? फिर कभी कुछ ग्राम्स, किलोग्राम्स, फीट, इंचेस, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन रहेंगे, मैनेज हो जाएंगे क्या? ओके लिखो, फाइंड द रेशियो ऑफ 8.8 किलोमीटर्स, 44,000 millimeters. 8.8 kilometers and 44,000 millimeters का you have to tell me ratio in the simplest form. Yes. आप क्या करेंगे? दोनों को किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे या मीटर में कन्वर्ट करेंगे या मिलीमीटर में?
दोनों को मिलीमीटर में कन्वर्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक तो ऑलरेडी मिलीमीटर में है। चलो एक मैं बताता हूं, ध्यान दे रहे हो क्या? एक मिनट, मुझे बताओ 8.8 किलोमीटर है। अच्छा मुझे बताओ 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 तो इंटू 1000 करने के बाद में ये जो भी आएगा ये क्या रहेगा? मीटर्स। ये मीटर्स रहेगा ना? यस और नो? ये मीटर्स रहेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो अब एक काम करता हूं, मैं मीटर्स में नहीं लिखता हूं यहां पे, ये मीटर्स में आएगा, इतना तो आपको पता है। अच्छा मुझे बताओ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो इंटू 100 कर दिया मैंने अभी, समझ रहा है क्या? तो आंसर किस में आया बोलो? सेंटीमीटर्स। अरे 1 मीटर में, समझ रहा है क्या आपको? ये 100 सेंटीमीटर, तो इंटू 100 किया मैंने, तो किस में आया बोलो? सेंटीमीटर। एंड 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10। तो इंटू 10 करूंगा मैं आंसर, तो किस में आएगा बोलो? मिलीमीटर्स। तो आंसर किस में आएगा? मिलीमीटर्स। तो ये जो भी आया दिस इज इन मिलीमीटर्स। चलो मैं वापस एक बार बताता हूं, ध्यान दो। 8.8 था, तो 8.8 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो किस में आया आंसर? मीटर्स। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो इंटू 100 कर दिया, तो आंसर किस में आया? सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर्स है? 10। तो इंटू 10 करो, तो आंसर किस में आया? मिलीमीटर्स। समझा क्या आपको ये? एंड बताओ ये जो क्वांटिटी है डिवाइडेड बाय जो आएगा वो तो ऑलरेडी मिलीमीटर्स में है ना? तो टेल मी इज इट 44,000 बोलो मिलीमीटर्स? तो टेल मी इज इट 88,000,000 इतना आ रहा है क्या? बताओ आप मुझे। डिवाइडेड बाय 44,000, डिवाइडेड बाय 44,000, सही है क्या? बताओ। टेल मी वेदर दिस 1 2 3 कैंसल, ये नहीं सब जो भी है कैंसल करके मुझे फाइनल आंसर बताओ क्या है? अच्छा ये 88 पे कितने जीरो थे? 5 जीरो थे ना? 5 जीरो थे ना बच्चों? 1 2 3 4 5। फाइनल आंसर क्या है? 200:1। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर है 200:1। सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर है 200:1। तो आप बताओ इस टाइप के क्वेश्चन आप मैनेज कर सकते हो क्या? अगर कोई आपको 2 क्वांटिटीज देगा एंड पूछेगा कि फाइंड द रेशियो इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म, फिर उसमें कभी ग्राम रहेगा, मिलीग्राम रहेगा, किलोग्राम रहेगा, मीटर, सेंटीमीटर्स, राइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, इंचेस, फीट्स, मैनेज कर सकते हो क्या? You have to write the ratio in a simplest form. You have to write the ratio in a simplest form. चलो यहां तक सबको क्लैरिटी है क्या? बता दो सब लोग, पक्का? चलो कल हमने जो पढ़ा था वो भी आपको याद है क्या? क्या पढ़े थे कल हम लोग? रेशो में क्या पढ़े थे? पहले तो व्हाट डू यू मीन बाय रेशो सीखे थे, उसके बाद में रेशो एक्सप्रेस करने के लिए 2 प्राइम कंडीशंस क्या है वो बताया था। फर्स्ट टर्म ऑफ द रेशो इज नोन एज एंटीसीडेंट, सेकंड टर्म ऑफ द रेशो इज नोन एज कॉन्सिक्वेंट। फिर रेशो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी, लेसर इनइक्वालिटी, रेशो ऑफ इक्वालिटी, ये बताया था। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशो ऑफ इक्वालिटी इज ऑलवेज 1:1। याद है क्या आपको? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशो ऑफ इक्वालिटी इज ऑलवेज 1:1। ओके, अब बताओ बच्चों 4:5 ये एक रेशो है, बराबर है ना? 4:5 ये एक रेशो है। इसमें एंटीसीडेंट क्या है? कॉन्सिक्वेंट क्या है? 5। अगर मैंने एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट का पोजीशन इंटरचेंज कर दिया तो ये रेशो क्या बनेगा? 5:4। तो अगर 4:5 एक रेशो है राम एंड श्याम के एज का, तो 5:4 क्या रहेगा? श्याम एंड राम के एज का, करेक्ट और नॉट? ए एंड बी का इनकम का रेशो अगर 4:5 है तो बी एंड ए के इनकम का रेशो क्या रहेगा? 5:4। तो ये दोनों रेशो क्या सेम है या अलग अलग है? सेम कैसे मेरे भाई? अलग अलग है ना। ये राम के एंड श्याम का एज का रेशो 4:5 है, तो श्याम एंड राम का एज का रेशो क्या रहेगा? 5:4। तो 4:5 एंड 5:4 दोनों इक्वल टू है क्या? नहीं, ये दो रेशो अलग है। तो कैन आई से ऑर्डर ऑफ टर्म्स इन अ रेशो इज इंपॉर्टेंट? ऑर्डर ऑफ टर्म्स इन अ रेशो इज इंपॉर्टेंट। 4:5 को मैं ऐसे ही मूड आया बोल के 5:4 नहीं बोल सकता ना मैं? यस और नो? समझो मेरा और ये लड़की का एज का रेशो 2:1 है, तो मैं ऐसे ही मूड आया तो 1:2 बोल सकता हूं क्या? नहीं, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। ऑर्डर मतलब सीक्वेंस, किस सीक्वेंस में टर्म्स लिखे गए वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है? ऑर्डर ऑफ टर्म्स इन अ रेशो इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो राइट डाउन वन सेंटेंस, ये टेबल क्लोज कर दो, उसके नीचे लिखो ऑर्डर ऑफ टर्म्स, ऑर्डर ऑफ टर्म्स in a ratio is important. Order of terms in a ratio is important. Order of terms in a ratio is important. Correct or not? Just मैं उसके सपोर्ट में ऐसे लिख रहा हूं कि A is to B is different from B is to A.
एंड ये सेम तभी हो सकता है इफ इट इज अ रेशियो ऑफ इक्वालिटी, सेम तभी हो सकता है इफ इट इज अ रेशियो ऑफ इक्वालिटी। तो ए इज टू बी एंड बी इज टू ए सेम हो सकता है, कब? अगर ए इज टू बी 5:5 है तो। बट अगर ए एंड बी अलग अलग क्वांटिटी है तो ए इज टू बी एंड बी इज टू ए, ये दो तो अलग ही रेशियो रहेंगे ना। तो ऑर्डर ऑफ टर्म्स इन अ रेशियो इज इंपॉर्टेंट, समझा या नहीं? अच्छा बताओ, ए इज टू बी में एंटीसीडेंट क्या है? ए। कॉन्सिक्वेंट क्या है? अगर मैंने ये रेशियो रिवर्स कर दिया, ओके, तो ये क्या बनेगा? बी इज टू ए, उसको बोला जाता है इनवर्स रेशियो। क्या बोला जाता है? इनवर्स रेशियो। तो व्हाट इज इनवर्स रेशियो ऑफ ए इज टू बी? बी इज टू ए। तो इनवर्स रेशियो कैसे ऑब्टेन करते हैं हम लोग? बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट, करेक्ट और नॉट? तो अगर मैं ऐसे आपको लिख के दूं तो सही है क्या? पहले ये बताओ, if we change the position of antecedent and consequent we get inverse ratio। and जो भी inverse ratio रहता है वो पहले रेशियो से इक्वल रहता है या अलग रहता है? अलग रहता है। इक्वल रहने का सवाल ही नहीं उठता है यार। 4:5 एंड 5:4 क्या सेम रहने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं। मैं कल जाके 4:5 इज इक्वल टू 5:4 लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल नहीं। इनवर्स रेशियो तो अलग ही रहेगा ना। तो क्या होता है इनवर्स रेशियो? एक बार मुझे थियोरेटिकली बताओ क्या है? If we interchange the position of antecedent and consequent, we get inverse ratio. Write down. If we interchange the position of, if we interchange the position of antecedent and consequent, if we interchange the position of antecedent and consequent, comma, we get, bolo, we get inverse ratio। if we interchange the position of antecedent and consequent we get inverse ratio। just यहां पे एक एग्जांपल लिखता हूं, inverse ratio of 5:7 is, बोलो, 7:5। एंड यहां पे मैं और एक बार आपको रिक्वेस्ट करके लिखता हूं, प्लीज रिमेंबर, क्या याद रखेंगे? बोलो, प्लीज रिमेंबर 5:7 इज नॉट इक्वल टू 7:5। ये एक अलग रेशियो है। समझ आया क्या आपको? इनवर्स एक प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद जो आ रहा है वो रेशियो है। कई बार सुनने को लगता है कि हाँ 5:7 इज इक्वल टू 7:5, ऐसा नहीं होता है। आर यू गेटिंग दिस? P is to Q एंड Q is to P, ये दो अलग रेशियोज है। आई होप यू आर गेटिंग माई फ्रेंड्स। तो इनवर्स रेशियो ऑफ 5:7 इज 7:5। तो प्लीज रिमेंबर 5:7 इज नॉट इक्वल टू 7:5। अच्छा, मेरे क्वेश्चन का आंसर दो सब लोग। व्हाट इज द इनवर्स रेशियो ऑफ इनवर्स रेशियो ऑफ A is to B? A is to B, समझा क्या आपको? इनवर्स रेशियो ऑफ इनवर्स रेशियो ऑफ A is to B, तो समझा क्या? तो मैंने A is to B का इनवर्स किया, क्या आया? B is to A। उसका इनवर्स किया, A is to B। समझ में आ रहा है क्या आपको ये? तो व्हाट इज इनवर्स रेशियो ऑफ P is to Q? P is to Q। लिखो एक सेंटेंस, इनवर्स रेशियो ऑफ इनवर्स रेशियो ऑफ A is to B is, आंसर दो, A is to B। इनवर्स रेशियो ऑफ A is to B is, बोलो, A is to B। समझा क्या? अच्छा, अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दो आप सब लोग, सोच के आंसर दो। ये लिखा ना आपने, आंसर दोगे? इनवर्स रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी इज रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी। कॉमन सेंस। अच्छा, ग्रेटर इनइक्वालिटी का एक एग्जांपल बताओ कोई। 7:5 इज इट अ रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी? उसका इनवर्स क्या है? 5:7। रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी। अब देखो बच्चों, ये कोई बड़ी बातें नहीं है, बट हम लोग नोट्स में लिखेंगे ना तो क्या होता है, एग्जाम में अपन कोई क्वेश्चन सेंटेंस पहली बार सुन रहे एंड हमने पहले कभी सुना था, इसमें जमीन आसमान का डिफरेंस है। समझ रहा है कि नहीं? वहां पे एनालाइज करना और आंसर लाना एंड डायरेक्ट आंसर लिखना एटलीस्ट कुछ क्वेश्चन का, इसमें डिफरेंस होता है। क्योंकि अपना पेपर 100 क्वेश्चन 120 मिनट है। समझा है नहीं? स्पीड भी एक मैटर करता है, मैं कल आपको बता रहा था। समझ रहा है क्या? तो अपना पेपर जो 100 मार्क का रहने वाला है ना, उसमें
एक 50 से 60 क्वेश्चन ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, समझ रहा है क्या, जो आपको लगेगा हाँ यार सर ने लिया था, ये नंबर बदल के आया हुआ है, मैं कर लूंगा। समझ में आ रहा है क्या? वो क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा फास्ट स्पीड से सॉल्व करोगे तो चलो ये 60 क्वेश्चन हो गए, तो उसके बाद में और 20 से 30 क्वेश्चन होते हैं जो एक मीडियम रेंज के होते हैं। समझ रहा है क्या? जहां पे हो सकता है कि मैंने कोई 2 क्वेश्चन दिए थे, वो दोनों का थोड़ा थोड़ा लॉजिक यूज करके वो सॉल्व करना है। समझ रहा है क्या? एंड एक 10 to 15 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको लगेगा कि हाँ भाई ये तो टफ है, ऐसा रहेगा। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट के साथ में, जनरली जो फेल होते हैं उनका बता रहा हूं मैं। ओके, समझो किसी को एक हाइपोथेटिकल केस, मैंने तो हजारों स्टूडेंट देखे आज तक। हाइपोथेटिकल केस, कोई स्टूडेंट बोलता है नहीं सर मैथ्स का पेपर बहुत टफ था सर, वो 10 क्वेश्चन तो सर समझ ही नहीं रहे थे। अच्छा ठीक है, 10 क्वेश्चन समझ नहीं रहे थे, चल 20 क्वेश्चन समझ नहीं रहे थे, 80 मार्क क्यों नहीं आए? समझा क्या? 80 मार्क क्यों नहीं आए? कितने मार्क्स है इसको? 20, 18, 22। अभी एक कमेंट में देख रहा हूं मैं, सर आई हैव गॉट 18 मार्क्स लास्ट अटेम्प्ट। समझ रहा है? तो अब बताओ 18 मार्क है, 22 मार्क है, 23 मार्क है, उसको हक है क्या 15 मार्क? वो 15 क्वेश्चन टफ थे बोलने का, वो 15 क्वेश्चन टफ थे ये बोलने का हक किसको है? जिसको इजी तो आता है एटलीस्ट, है या नहीं? अपने वांदे तो वो पहले 5 की भी है। समझ रहा है क्या? 15 क्वेश्चन टफ थे ये बोलने का मार्कशीट पे 85 दिखा के। समझा क्या? मार्कशीट पे दिखाने का कि सर ये 85 मार्क्स से मुझे सर 15 क्वेश्चन टफ थे, मान लूंगा मैं भी, एंड रिस्पेक्ट करेगा हर एक कोई आप जो बोल रहे हो उसका। समझा है या नहीं? तुम्हारे मार्कशीट में रहेगा नंबर 18, कोई बोलेगा भाई इतने मार्क्स कम क्यों आए, तुम बोलोगे नहीं यार वो 15 क्वेश्चन बहुत टफ थे। हाँ 15 क्वेश्चन थे, चल 18 में वो 15 ऐड कर, 33 बाकी। समझा है नहीं? मतलब अपन सिर्फ सिंपैथी चाहते हैं। तुम्हें क्या चाहिए, सिंपैथी चाहिए या किसी का जेलसी रहा तो भी चलेगा बट सिंपैथी नहीं चाहिए? सिंपैथी चाहिए आपको लोगों का? नहीं यार मैं फेल हो गया, क्या होता है मुझे बताओ। अच्छा कोई वो पुराने लोग रहते ना कुछ जो बोलते कि नहीं नहीं मैं पढ़ लेता तो कलेक्टर बन जाता, है कि नहीं, ऐसे माँ बाप ने ये नहीं किया वो नहीं किया। सुनता है क्या उनको कोई सीरियसली? ईमानदारी से बताओ, एक आधी का वो स्टोरी छोड़ो, बट हर एक के पास कहानी होती है मैं फेल्योर क्यों हूं, करेक्ट और नॉट? 10 जस्टिफाइंग रीजन। अच्छा वो रीजंस क्रिएट करने में मजा है या सक्सेस होने में मजा है? सक्सेसफुल होने में ज्यादा मजा है ना यार। फेलियर होके उसको आपने किसी को पूरा बोल दिया कि भाई मैं फेलियर क्यों हूं एंड मेरे फेलियर में मैं कैसे रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, क्या अचीव किया आपने? क्या अचीव किया आपने? अब जनरली लोगों का रहता है कि मैं फेलियर हूं बट मेरा मिस्टेक नहीं है, मुझे अच्छे से पढ़ाया नहीं गया, मुझे ये नहीं किया गया, मुझे वो नहीं किया गया। अच्छा बताओ उसी क्लास में रैंक में कैसे है फिर? उसी क्लास के भर भर के बच्चों 90+ मार्क्स कैसे है फिर? समझ रहा है नहीं? तो अननेसरी रीजंस क्रिएट करते मत बैठो, राइट? एंड सिंपल है, ओके? एक्चुअल पढ़ाई का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। लास्ट में तुम बोलोगे नहीं सर मुझे कुछ तो सिखाओ कि 1 महीने में ही पूरा सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता रहता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ बट उस समय पे कोई उस समय पे भी बिजनेस करेगा, कोई बोलेगा तू एक काम कर ये खरीद ले वो खरीद ले हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। समझ रहे? तुम्हारा कोई फायदा नहीं है उसमें। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि तुम उसके साथ भी वही करोगे जो तो तुमने रेगुलर बैच के साथ किया हुआ है। समझ रहा है क्या? तो प्लीज एक अपॉर्चुनिटी है, काफी समय है एग्जाम के लिए, कम से कम 6 महीने का समय आज से भी एग्जाम को है या नहीं है? 6 महीने आज के बाद, 6 महीने के बाद में भी तुम्हारा एग्जाम नहीं है, उसके भी 4-5 दिन के बाद में ही है। समझ आए क्या? तो इतना टाइम अगर है अपने पास में, अब तुम्हें तुरंत कॉन्फिडेंस आएगा, फिर तो 2-4 महीने में वैसे भी वेस्ट कर सकता हूं अपना वही कॉमर्स का एटीट्यूड। नहीं चलेगा, कुछ दिनों तक वो 12th तक आया अपनी एटीट्यूड से, अब नहीं चलेगा। ज्यादा फाउंडेशन भी हो जाएगा कुछ लोगों का, कुछ लकी रहेंगे कुछ ये रहेंगे, बट आप कहीं ना कहीं अटक जाओगे, इतना पक्का। समझ रहा है क्या? आपको लगता है कि नहीं सर ऐसे निगेटिव बातें क्यों कर रहे हो? निगेटिव बातें नहीं, रियलिटी है। रियलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ रहा है नहीं? सच सबसे इंपॉर्टेंट है। सच क्या सबसे इंपॉर्टेंट है? सच। समझ रहा है नहीं? बाकी शुगर कोटिंग करके आपको बताना है तो मैं आपकी फुल तारीफ कर सकता हूं, अरे यार आपके जैसे सिंसियर बच्चे मैंने देखे नहीं। तुम खुद को आईने में देख के तुम्हारा जमीर भी यही बोलता है क्या? अगर बोल रहा है तो तुम हो सिंसियर, अगर बोल रहा है तो तुम एक्चुअल में हो सिंसियर। उसमें तुम्हें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, किसी के भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तुम्हें खुद सर्टिफिकेट दे दो तुम हो सिंसियर,
तो हो। समझ रहा है कि नहीं? तुम खुद डिसाइड कर लो, है कि नहीं? साथ साथ में कभी राइट वो जब देख रहे हो डिसाइड कर रहे हो ना, एक बार अपने माँ बाप का चेहरा याद करने ना, राइट, टच योर हार्ट एंड से व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर सेल्फ। जो आंसर मिलेगा वो करेक्ट है। ओके, किसी टीचर ने बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना बच्चों? ओके, तो चलो, व्हाट डू यू मीन बाय इनवर्स रेशियो समझा क्या आपको? इनवर्स रेशियो ऑफ ए इज टू बी इज ए इज टू बी, मतलब किसी रेशियो का इनवर्स कर दिया, वापस आंसर का इनवर्स कर दिया, तो यू विल गेट बैक द ओरिजिनल रेशियो। व्हाट इज इनवर्स रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी? रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी। लिखो, इनवर्स रेशियो ऑफ greater inequality. Inverse ratio of greater inequality is बोलो मेरे भाई, ratio of lesser inequality is ratio of lesser inequality and vice versa। ऐसे लिखा तो चलता है क्या? and vice versa मतलब क्या बोलो? Inverse ratio of lesser inequality will be ratio of greater inequality. And what will be inverse ratio of equality? Ratio of equality only। 5:5 का इनवर्स क्या होता है? 5:5, एंड दोनों का सिंपलेस्ट फॉर्म 1:1 है। तो इनवर्स रेशियो ऑफ इक्वालिटी इज रेशियो ऑफ इक्वालिटी ओनली। समझा क्या? वो भी सेंटेंस लिख लेते, चलेगा ना? इनवर्स रेशियो, आपको लगेगा सर ये छोटे छोटे पॉइंट क्यों लिख के दे रहे हो? आपको समझेगा कुछ दिनों के बाद। आपसे तो मैं ज्यादा ही जानता हूं कुछ इस कोर्स के बारे में, समझा या नहीं? इनवर्स रेशियो ऑफ इक्वालिटी, इनवर्स रेशियो ऑफ इक्वालिटी इज बोलो, रेशियो ऑफ इक्वालिटी ओनली। इनवर्स रेशियो ऑफ इक्वालिटी इज रेशियो ऑफ इक्वालिटी ओनली। समझा क्या? इनवर्स रेशियो ऑफ इक्वालिटी इज रेशियो ऑफ इक्वालिटी ओनली। तो चलो, ये यहां तक समझा क्या? मुझे बताओ, इनवर्स रेशियो मतलब क्या होता है? समझा? व्हाट इज इनवर्स रेशियो ऑफ 9:11? 11:9। इफ वी इंटरचेंज द पोजिशन ऑफ बोलो एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट, वी गेट इनवर्स रेशियो। तो जैसे इनवर्स रेशियो का कंसेप्ट है बच्चों, वैसे ही और कुछ कंसेप्ट्स है, लाइक डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, एंड जो ऑब्वियसली ओरिजिनल रेशियो से इक्वल टू नहीं रहेंगे। तो जैसे कि समझो 5:7, सुन रहे हो क्या बच्चों? मुझे बताओ 5 का स्क्वायर क्या है? 25। 7 का स्क्वायर क्या है? 49। तो अब इसके बीच में इक्वल टू लिखना अलाउड ही नहीं है। क्या लिख सकते हैं? इक्वल टू लिख सकते हैं क्या? अच्छा, इक्वल टू लिख के देखो, 5 × 49 एंड 25 × 7, ये सेम है क्या? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तो सेम आना चाहिए ना यार, अगर ये रेशियो इक्वल है तो। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, आपको लग रहा है कि बोट सर दोनों का स्क्वायर किया, सर ये रेशियो इक्वल क्यों नहीं है? अच्छा, दोनों का स्क्वायर किया मतलब आप मुझे बताओ, न्यूमरेटर को 5 को आपके किससे मल्टीप्लाई किया? 5। तो नीचे आपने 7 को 5 से ही मल्टीप्लाई किया, तो रेशियो सेम रहेगा ना? समझा क्या आपको? वो न्यूमरेटर में आपने मल्टीप्लाई किससे किया? 5 से। डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो? 7 से। तो अब ये रेशियो सेम कैसे रहेगा? अब तो नया रेशियो आएगा ना कोई तो। अच्छा, बट मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई किया होता तो रेशियो सेम ही रहता, अलग फॉर्म में आता। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो अगर मैंने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मतलब एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट दोनों का स्क्वायर कर दिया, इसका मतलब मैंने न्यूमरेटर जो 5 था, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये नया रेशियो आ रहा है। बट अगर मैंने दोनों को 7 से मल्टीप्लाई किया होता तो सेम ही रेशियो आता, अलग फॉर्म में। दोनों को 10 से मल्टीप्लाई किया होता तो सेम ही रेशियो आता, अलग फॉर्म में। दोनों को 15 से डिवाइड किया होता तो सेम ही रेशियो आता, अलग फॉर्म में। ये तो मैंने कल लिख के दिया आपको। क्या लिख के दिया है बोलो? ऑल द टर्म्स ऑफ द रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम नॉन जीरो नंबर। मेरे साथ जोर से बोलो, ऑल द टर्म्स ऑफ द रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम नॉन जीरो नंबर। आई होप यू आर गेटिंग दिस। कुछ जाता है क्या दिमाग में? तो अब बताओ बच्चों, न्यूमरेटर को मैंने अगर 10 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को 12 से मल्टीप्लाई किया, तो ये रेशियो सेम आने वाला है क्या? नहीं।
अच्छा 5:7 एक रेशियो था, मैंने अगर एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट ही पोजीशन चेंज कर दिया, वो क्या सेम रेशियो आने वाला है क्या? नहीं, मतलब रेशियो इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स इनवर्स रेशियो। वैसे ही रेशियो इज गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम इट्स डुप्लीकेट रेशियो। तो अब मैं बताऊंगा आपको व्हाट डू यू मीन बाय डुप्लीकेट रेशियो। आप जानते रहोगे, वैसे मैंने ऑलरेडी थोड़ा बहुत हिंट तो दे ही दिया है। तो राइट डाउन डुप्लीकेट रेशियो। क्या लिख रहे हैं बच्चों? डुप्लीकेट रेशियो। देखो कई बार क्या रहता है, छोटे छोटे पॉइंट रहते हैं अपने को, बट अपने को लगता है कि अपने को आता ही है। समझ आए क्या? मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूं कि मुझे एग्जैक्टली मालूम है कि वो स्टूडेंट के दिमाग में मिसकंसेप्शंस क्या रहते हैं। हजारों स्टूडेंट्स के डाउट सुने मैंने, हजारों स्टूडेंट्स को पास होते हुए देखा है, हजारों स्टूडेंट को फेल होते हुए देखा है, हजारों लोगों का करियर बनते देखा है, हजारों लोगों का करियर बिगड़ते देखा है। समझ रहा है क्या? एंड मैं चाहता हूं कि तुम में से बहुत सारे लोगों का करियर बहुत अच्छे से बने, इसलिए हम लोग बताते हैं। अदरवाइज हमें लोगों को एडवाइस देके जो हमारे एडवाइस में इंटरेस्टेड नहीं है, हमें कोई मजा नहीं आता है। समझ रहा है कि नहीं? मैंने एक सुना था, एक कोई तो बता रहा था, कोई अच्छा स्पीकर है इसका, वो बता रहा था कि जिसको अपने एडवाइस सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, उसको एडवाइस देना ये उससे बड़ी बेवकूफी है। समझा है नहीं? इंस्पाइट ऑफ दैट हम लोग क्यों दे रहे? क्योंकि हम एक सामने देख रहे हैं कि भाई 80-90% स्टूडेंट्स है जिनका कुछ भला हो सकता है। कुछ अच्छा सुनो, कभी कभी कुछ का डाइवर्ट हो जाता है, कोई उसको टाइम पे बताया गया, टाइम पे बॉस तू डाइवर्ट हो रहा है, तुझे करियर करना है कुछ, तो हो सकता है कि वो सुधर जाए। समझा है नहीं? बाकी 10-15% लोगों को कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो ये लगी हुई कीड़ है यहाँ पे। करेक्ट है? उनको बाहर फेंकना ही समझदारी है। समझा या नहीं? वो 10-15% कौन है तुम खुद डिसाइड करो, मैं नहीं डिसाइड करूंगा। मैं कभी भी तुम्हारे बारे में जजमेंटल नहीं रहूंगा। समझ रहा है नहीं? मैं क्या बोला? कभी भी तुम्हारे बारे में जजमेंटल नहीं रहूंगा। समझ रहा है कि नहीं? हर एक के पास एक करियर करने का इक्वल मौका है। अभी तक जो भी किया है, अब तक जो भी किया है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, तुम्हारे पास एक मौका है, बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। कोई कुत्ता भी नहीं पूछता फेलियर आदमी को। समझता है कि नहीं? तुम्हें लगता होगा कि मैं कुछ तो ऐसे माचोगिरी करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, कुत्ता नहीं पूछेगा तुमको। फाउंडेशन फेल हो जाओ, अपना करियर, गाँव जाओ, अपना जहां से भी आए हो, देखो कोई पूछता है क्या तुमको? है कि नहीं? उससे कुछ होता नहीं, जाता नहीं रहता है। वो लोग कौन सा, मतलब वो जो ऐसा कुछ करते हैं ना, वो आपने कभी देखा है क्या? किसी झोपड़पट्टी के आसपास ऐसा कोई कड़क कपड़े पहन के आता है, ऐसे रहने को, उसको सोने को जगह नहीं है, बट है कि नहीं, ऐसा कड़क आता है, ऐसे पिंटे बहु बाहर, है कि नहीं? उन लोगों को पूछता है क्या कोई? समझ रहा है कि नहीं? ऐसा कोई पूछता नहीं है मेरे भाई। सक्सेस मीन्स एवरीथिंग। समझता है क्या आपको? ये फेलियर का कोई, एंड कुछ लोग अभी तुम्हें बोलेंगे कि नहीं सर, मनी इज नॉट एवरीथिंग, दिस इज सक्सेस इज नॉट एवरीथिंग, मार्क्स इज नॉट एवरीथिंग। एक आधा इंस्टाग्राम की वीडियो में अच्छा लगता है वो सिर्फ। समझता है क्या? मार्क्स इज नॉट एवरीथिंग, सक्सेस इज नॉट एवरीथिंग, दिस इज नॉट एवरीथिंग। अच्छा, मनी इज नॉट एवरीथिंग बोलने वाला इंसान सारा पैसा उसका देगा क्या आपको? उसको बोलो भाई काम कर, सारा पैसा तेरा दे दे, एनीवे मनी इज नॉट एनीथिंग, मनी इज नॉट एवरीथिंग, ऐसा होगा क्या? सक्सेस इज नॉट एवरीथिंग वाला अपने बच्चों को बोलेगा क्या सक्सेस इज नॉट एवरीथिंग? अपने खुद के बच्चे को बोलेगा क्या सक्सेस इज नॉट एवरीथिंग? एक काम कर, तू जा भाई नाच लोगों में जाके, ऐसा होगा क्या? नहीं होता है मेरे भाई। वो इंस्टाग्राम पे ज्ञान चेपना अलग रहता है, ओके, एंड रियलिटी जो रहती है ना, वो बहुत अलग रहती है, बहुत ज्यादा अलग रहता है। ज्ञान चेपने के लिए ना दुनिया मिल जाती है, खुद के लिए हम लोग बराबर प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं, ज्ञान चेपने के लिए नहीं। दिस इज नॉट एवरीथिंग। एक शाहरुख खान ने सेंटेंस बोला था, मुझे बहुत अच्छे से याद है एंड बहुत अच्छा लगा था मुझे वो, डोंट बिकम अ फिलोसोफर बिफोर यू बिकम रिच। डोंट बिकम फिलोसोफर बिफोर यू बिकम रिच। उसको एक यूनिवर्सिटी ने ऑनररी एमबीए दिया था या कोई डिग्री पीएचडी दिया था कुछ, और वहां पे उसने स्पीच दिया था, उसमें बोला था डोंट बिकम फिलोसोफर बिफोर यू बिकम रिच। इतना मुझे अच्छा लगा था सेंटेंस की, बस उस दिन से मैं पहले से फैन था तो और ज्यादा फैन हो गया उसका। समझ रहा है? डोंट बिकम फिलोसोफर। तो तुम में से जो फिलोसॉफी चेप रहा है ना कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, पढ़ाई इज नॉट एवरीथिंग, मार्क्स इज नॉट एवरीथिंग, नो वन कैन जज राइट टू यू ऑन द बेस ऑफ योर मार्क्स, मार्क्स इज नॉट एवरीथिंग, जिंदगी में ये भी है। 50 के एज में केएफसी के ओनर ने स्टार्ट किया था करियर, फिर भी बन गया, मैं 50 तक तो कुछ भी नहीं करूंगा फिर। करेक्ट और नॉट? है कि नहीं? जो जिसने 20 के एज में करियर किया है, 25 के एज में, वो क्यों नहीं देख रहे हो फिर? क्यों? क्योंकि वो कर नहीं पा रहे। वी ऑलवेज टेक एन ईजियर वे आउट, है कि नहीं? हम हमेशा एक इजी वे आउट करते हैं। अभी तक करियर नहीं, चलो एक आधा इंस्पिरेशन ढूंढ लेते हैं, बराबर है कि नहीं? जैसे दारू पीने वाला कोई तो ऐसा एक ढूंढ के निकलता है इंसान कि जो रोज दारू पीता था फिर भी 90 साल जिया, बराबर है कि नहीं?
एक इंसान ढूंढ के निकालता है वो बराबर। अरे दारू का और जीने का कोई संबंध नहीं है, मतलब है कि नहीं। ये देख रोज पीता था 90 तक कुछ हुआ नहीं है, बराबर। लाइफ एक्सेप्शंस पे नहीं चलती है, लाइफ जनरलिटी पे चलते हैं। हजारों लोग हैं जो दारू पी पी के 50 के एज में मर गए, उसको क्यों नहीं देख रहे हो? बराबर है कि नहीं? यस और नो? हजारों लाखों लोग हैं जो दारू सिगरेट पी के 50 55 40 45 में गए भगवान के पास, वो भी 5-10 साल बेड पे बस रह के, वो क्यों नहीं देख रहे हो? अपन एक इंसान देखते, कोई तो एक्सेप्शन एंड उसके बेस पे डिसीजन। लाइफ में डिसीजन किसके बेस पे लोगे, एक्सेप्शन या जनरलिटी? लाखों करोड़ों के साथ जो होता है राइट, वो होना तुम्हारे साथ ज्यादा लाइकली है या एक्सेप्शन के बेसिस पे तुम्हारी जिंदगी चलेगी? जनरलिटी। किसके बेसिस पे? जनरलिटी। तो आप जनरलिटी से बाहर नहीं जा सकते, समझ रहा है नहीं? एक्सेप्शंस राइट जो होता है करोड़ों में लाखों में एक होता है, जो तुम्हारा होने का चांस भी 1 आउट ऑफ 1 करोड़ है, समझ रहा है कि नहीं? जो बहुत रेयर होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस। एनीवे चलो, व्हाट इज डुप्लीकेट रेशियो लिखेंगे बच्चों। क्या होता है डुप्लीकेट रेशियो? आपको पता है तो बता दो। A:B का डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? A²:B²। अच्छा, A:B एंड A²:B² सेम रहता है क्या? नहीं, ये अलग रेशियो है या सेम रेशियो है? अलग रेशियो है, समझता है क्या? अच्छा बताओ, A:B में A को मैंने A से मल्टीप्लाई किया एंड B को भी, चलो A को B से मल्टीप्लाई किया एंड B को भी B से मल्टीप्लाई किया, तो अब ये रेशियो सेम है क्या? यस। बड़ा बताओ ये क्या है? AB:B²। AB:B²। बट अगर मैंने A²:B² कर दिया तो ये तो अलग रेशियो है ना, मतलब न्यूमरेटर को A से मल्टीप्लाई हुआ, डिनोमिनेटर को B से मल्टीप्लाई हुआ। तो राइट डाउन डुप्लीकेट रेशियो का क्या मतलब होता है, लिख रहे हो ना बच्चों? ओके, लिख रहे हो क्या? रेशियो ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ ऑल द टर्म्स। स्क्वेयर्स ऑफ, बोलो, all the terms. Ratio of squares of all the terms is known as, बोलो मेरे भाई, duplicate ratio. Ratio of squares of all the terms is known as, बोलो, duplicate ratio. Ratio of squares of all the terms is known as duplicate ratio. उसके नीचे लिखो duplicate ratio of A:B is, एक मिनट ध्यान दो बच्चों, मैं कैसे लिख रहा हूं देखो। ये डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A:B, मैंने फिलहाल तो सामने A:B लिखा है। अब मैं A को A से मल्टीप्लाई कर रहा हूं एंड B को, बोलो, B से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। इससे ये भी क्लियर हो रहा है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मैंने सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई नहीं किया, दो अलग अलग क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया है। इसका मतलब A:B is different from A²:B², is different from A²:B²। I hope you're understanding this. Next लिखो duplicate ratio of 7:9 is, आंसर दो, 49:81। तो 7:9 एंड 49:81 सेम रेशियो है क्या? नहीं है। तो व्हाट डू यू मीन बाय डुप्लीकेट रेशियो, समझा क्या? बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय डुप्लीकेट रेशियो, समझा क्या? बाद में कभी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आया तो आपको ये समझना चाहिए। डुप्लीकेट रेशियो समझा? तो डुप्लीकेट के साथ में ऐसे ही कुछ और 2-3 कंसेप्ट है, मैं बता देता हूं आपको, बहुत फास्ट कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान दे रहे हो क्या? डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A:B इज A²:B², मतलब दोनों टर्म का क्या किया? स्क्वायर। ट्रिप्लीकेट मतलब दोनों का क्यूब। तो A:B का ट्रिप्लीकेट क्या होगा? A⁻⁵B⁵। जैसे डुप्लीकेट रेशियो ऑफ स्क्वायर था, तो A:B का डुप्लीकेट रेशियो क्या है? A²:B²। तो A²:B² का सब डुप्लीकेट रेशियो इज A:B। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? तो व्हाट इज डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A:B? आंसर दो। A:B का डुप्लीकेट A²:B²। A²:B² का सब डुप्लीकेट, तो रेशियो ऑफ स्क्वायर्स डुप्लीकेट, रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट्स सब डुप्लीकेट, रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट्स इज सब डुप्लीकेट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स। कुछ जा रहा है दिमाग में? तो डुप्लीकेट रेशियो का मीनिंग समझा क्या? आप बताओ, अभी तक समझा क्या? उसके बाद लिखो ट्रिप्लीकेट रेशियो। लिख रहे हो क्या? क्या लिख रहे हो? ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो के सामने क्या एक्सप्लेनेशन लिखो, आप ही बताओ। रेशियो ऑफ क्यूब्स ऑफ ऑल द टर्म्स। रेशियो ऑफ क्यूब्स ऑफ ऑल द टर्म्स। अब कुछ लोगों को लगेगा कि नहीं सर, इसमें तो मैं मास्टरी कर चुका हूं, मैं क्यों लिख के लूं? तो गलती कर रहे हो आप। समझ रहे हैं क्या?
नवंबर में आपको नहीं लगेगा कि एग्जाम के पहले कि आपने इसमें मास्टरी किया है, क्योंकि तब तक 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, दुनिया भर का सिलेबस तुम्हारे दिमाग पे बॉम्बार्ड हो जाएगा। समझ है क्या? रेशियो ऑफ क्यूब्स ऑफ ऑल द टर्म्स इज नोन एज, रेशियो ऑफ क्यूब्स ऑफ ऑल द टर्म्स इज नोन एज ट्रिप्लीकेट रेशियो। रेशियो ऑफ क्यूब्स ऑफ ऑल द टर्म्स इज नोन एज ट्रिप्लीकेट रेशियो। वैसे ही उसके नीचे लिखो अभी सब डुप्लीकेट रेशियो। क्या लिख रहा है? एंड आप करो उसका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट। अभी आप ही लिखो, क्या लिखेंगे आप बताओ मुझे? रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल द टर्म्स इज नोन एज सब डुप्लीकेट रेशियो। समझ रहे हो ना बच्चों? रेशियो ऑफ square roots of all the terms, ratio of square roots of all the terms is known as what? Subduplicate ratio. Ratio of square root of all the terms is known as subduplicate. And शायद इससे आपको सब ट्रिप्लीकेट भी समझा रहेगा। समझा या नहीं? क्या होता है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो? फिर बोलो, रेशियो ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ ऑल द टर्म्स। रेशियो ऑफ, बोलो, क्यूब रूट्स ऑफ ऑल द टर्म्स इज नोन एज सब डुप्लीकेट या सब ट्रिप्लीकेट? सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। समझ में आ रहा है बच्चों? यस। लिख रहे हो क्या भाई? क्या लिख रहे हो? बोलो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। रेशियो ऑफ, बोलो, क्यूब रूट्स। तो राइट डाउन सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। आई होप एवरीवन इज कंप्लीटिंग इट। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, रेशियो ऑफ क्यूब रूट ऑफ ऑल द टर्म्स इज नोन एज, बोलो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो इज नोन एज सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। रेशियो ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ ऑल द टर्म्स। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं आपको कोई रेशियो दूंगा तो उसका डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट आप बता पाओगे क्या? व्हाट इज डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए इज टू बी? ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर। व्हाट इज सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए इज टू बी? अंडर रूट ए इज टू अंडर रूट बी। व्हाट इज ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए इज टू बी? ए क्यूब इज टू बी क्यूब। व्हाट इज सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए इज टू बी? Cube root of A is to cube root of B is the subtriplicate ratio. I hope you are understanding this. तो अगर मैंने समझो आप ऐसे लिख दिया अ रेशो, क्या लिख दिया? अ रेशो। ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों? चलो एक टेबल कंप्लीट करते हैं। पहले आप समझो, बाद में लिखो। मैं एक रेशो दूंगा, चलेगा क्या? एंड उसके बाद में ना बच्चों आप उसका इट्स डुप्लीकेट रेशो, उसका डुप्लीकेट रेशो आप मुझे बता देना, उसका ट्रिप्लीकेट रेशियो बता देना। क्या बता देना? ट्रिप्लीकेट रेशियो बता देना। फिर उसका, बोलो, सब डुप्लीकेट रेशियो बता देना। क्या बता देना? सब डुप्लीकेट रेशियो बता देना। साथ साथ में उसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो बता देना मुझे। एंड इतना कर ही लिया है तो आप इनवर्स रेशियो भी मुझे बता देना उसका। चलेगा क्या? चलो एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप मुझे बता देना उसका आंसर। चलेगा क्या बच्चों? एक रेशियो है पी इज टू क्यू। एक रेशियो क्या है? पी इज टू क्यू। एंड अब इस पी इज टू क्यू का आप डुप्लीकेट रेशियो मुझे बताओ। पी इज टू क्यू का, बोलो, पी स्क्वेयर इज टू क्यू स्क्वेयर। अच्छा, इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो बताओ। पी क्यूब इज टू क्यू क्यूब। सब डुप्लीकेट, स्क्वेयर रूट ऑफ पी इज टू स्क्वेयर रूट ऑफ पी। सब ट्रिप्लीकेट, क्यूब रूट ऑफ पी इज टू क्यूब रूट ऑफ क्यू। इनवर्स, क्यू इज टू पी। टफ है क्या बच्चों? अच्छा, कहना है ये टेबल देख के अपने को ऊपर जो भी कुछ थ्योरेटिकली लिखा है अपने 4-5 लाइन, वो सब इससे रिवाइज हो जाएगा, ऐसा मुझे तो लगता है। आपको भी लग रहा है क्या ऐसे? ये टेबल देख के सब रिवाइज हो जाएगा ऐसे लगता है क्या? तो मैं और कुछ 4-5 क्वेश्चन आगे दूंगा, उसका आंसर आप लिखेंगे। चलेगा बच्चों? एक रेशियो में दे रहा हूं, उसका डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, ये सब आप फाइंड करेंगे। चलेगा बच्चों? नोटबुक है ना सबके पास? नहीं है?
तो एक रेशो था, उसका डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट आपने लिख दिया है, ठीक है? यस। आपने टेबल बनाया क्या, या बना रहे हो? बना दिया ऑलरेडी। अ रेशो, उसके सामने लिखा है इट्स डुप्लीकेट, इट्स ट्रिप्लीकेट, इट्स सब डुप्लीकेट, इट्स सब ट्रिप्लीकेट एंड उसका इनवर्स। ओके, नेक्स्ट रेशो है 3:11। चलो बताओ 3:11, बोलो मेरे भाई। 9:121, सही है, 9:121। नेक्स्ट बोलो जल्दी। 27:1331, दोनों टर्म्स का क्यूब कर दिया। अच्छा मुझे बताओ, यस और नो में जवाब दो, वेदर 3:11 इज इक्वल टू 27:1331? नो, ये इक्वल टू नहीं है। देखो बच्चों, मैं 10 बार ये पॉइंट बता रहा हूं, मैं भी जानता हूं क्यों बता रहा हूं, ये समझो। किसी रेशो का डुप्लीकेट कर दिया तो वो रेशो कोई सेम नहीं होता है, वी गेट अ डिफरेंट रेशो। किसी रेशो का ट्रिप्लीकेट कर दिया तो वी डोंट गेट द सेम रेशो, वी गेट सम डिफरेंट रेशो। इज दैट क्लियर? चलो बोलो, सब डुप्लीकेट रेशो बताओ इसका, जल्दी बताओ। √3 इज टू √11। इसका आंसर भी फाइंड कर सकते हैं हम लोग, बट वी प्रेफर टू राइट एज इट इज। उसके बाद बताओ, हाँ बोलो। क्यूब रूट ऑफ 3 इज टू क्यूब रूट ऑफ 11। इनवर्स बोलो, 11 is to 3. Inverse 11 is to 3. I hope you're understanding this. Okay, अब a square is to b cube. a square is to b cube. ये एक रेशियो है, इसका डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट सब अपने को फाइंड करना है। ओके चलो एक मिनट ध्यान दो यहाँ पे, पहले मैं कंप्लीट करता हूँ, आप कॉपी करो, चलेगा क्या? नहीं समझा तो डाउट पूछो। अच्छा बताओ, a square is to b cube का डुप्लीकेट क्या होगा? a स्क्वेयर का स्क्वेयर इज टू b क्यूब का स्क्वेयर। टेल मी, इज इट a का पावर 4 इज टू b का पावर 6? ये समझा क्या बताओ? a का पावर b ब्रैकेट का पावर c इज a का पावर bc। इसी चैप्टर में मैं आपको वो भी लिख के दूंगा इंडाइसेस में, डोंट वरी एट ऑल। समझ में आ रहा है क्या? बट इतना बेसिक आप ऑलरेडी जानते हो, है या नहीं? अच्छा बताओ, ये जो रेशो दिया था उसका ट्रिप्लीकेट रेशो क्या आएगा बोलो? a स्क्वेयर का क्यूब इज टू b क्यूब का क्यूब। आंसर इज a का पावर 6 इज टू b का पावर 9। 3 into 3, b का पावर 9। 2 मिनट ध्यान दो यहां पे। ओके अब सब डुप्लीकेट, टेल मी माय फ्रेंड्स, इज इट बोलो स्क्वेयर रूट ऑफ a स्क्वेयर इज टू स्क्वेयर रूट ऑफ b क्यूब? डू यू एग्री? टेल मी, a का स्क्वेयर का, टेल मी, इज इट a स्क्वेयर का पावर 1/2? स्क्वेयर रूट मतलब क्या होता है? पावर 1/2 होता है। आपको पता नहीं है तो बता दो, ये याद रखो, आपको पता है ऑलरेडी शायद स्कूल का। ये a mth रूट ऑफ a मतलब क्या होता है? a का पावर 1/m। ये पता है क्या सबको? mth रूट ऑफ a इज a का पावर 1/m। 7th रूट ऑफ 11 का आंसर क्या होता है? 11 का पावर 1/7। 11 का पावर, समझता है क्या बच्चों? अच्छा मुझे बताओ, स्क्वेयर रूट ऑफ 4 क्या आंसर होता है? 2। क्यों होता है 2? मैं बताता हूं आपको, ध्यान दे रहे हो क्या? इट इज 4 का पावर 1/2 एंड 4 क्या होता है? 2 का स्क्वेयर 1/2, तो 2 का पावर 2 into 1/2 विच इज 2 का पावर 1, तो आंसर इज 2। समझता है ना? तो स्क्वेयर रूट मतलब क्या? पावर 1/2 हुआ ना, एंड तो क्यूब रूट मतलब क्या हुआ? पावर 1/3। यस और नो? तो 4th रूट मतलब पावर 1/4। तो ये याद रखो प्लीज, mth रूट ऑफ a का आंसर क्या होता है बोलो? a का पावर 1/m। a का पावर 1/m। या मैं बाद में इससे भी इंपॉर्टेंट और सब रूल्स इंडाइसेस के एक जगह पे लिख के दूंगा। आज अपन सिर्फ सेकंड लेक्चर में है बच्चों बैच के, समझ रहा है क्या? आपको लगता होगा कि सर ने इतना कुछ पढ़ा दिया है, तो ये मैंने बोला क्या ये रिवाइज नहीं होगा? सब कुछ रिवाइज, कल जो मैंने पढ़ाया था आज भी थोड़ा बहुत सिखाया कि नहीं वापस? ये सब कुछ होगा मेरे भाई। 200 घंटे हम लोग यहाँ पे टाइम पास नहीं करेंगे। 200 घंटे से हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका मैक्सिमम टाइम सिर्फ मैथ्स पढ़ने में जा रहा है अपना। समझ रहा है क्या आपको? नो डाउट आपको यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत कुछ गाना वाना गाया, आपको मजा आएगा, बट उससे ज्यादा मजा आएगा आपको रिजल्ट के दिन अगर कुछ 2-4 मार्क्स ज्यादा दिखे तो। समझा या नहीं? उससे बहुत ज्यादा मजा आएगा, है कि नहीं? जब 4, 5, 10 मार्क कुछ ज्यादा दिखेंगे, आपको लगता है हाँ यार 60 की वजह से जगह 70 हो गए तो बहुत ही अच्छा है, करेक्ट और नॉट? वो ज्यादा मजा देगा आपको। समझ रहा है या नहीं? ओके चलो मुझे बताओ, ये डुप्लीकेट ये समझा क्या आपको? ये
अब बताओ दिस इज बी क्यूब का पावर क्या है, बोलो बी क्यूब का पावर 1/2। ध्यान है क्या बच्चों? अब बताओ ए स्क्वेयर का पावर 1/2 मतलब क्या आएगा, बोलो ए इज टू बी का पावर 3/2, बी का पावर 3/2। ये समझा क्या सबको? बताओ सबको समझा क्या? चलो नेक्स्ट, हाँ बोलो ट्रिप्लीकेट रेशियो मतलब अपने को क्या क्यूब रूट लाना है ना अभी, तो टेल मी इज इट क्यूब रूट ऑफ व्हाट, ए स्क्वेयर इज टू क्यूब रूट ऑफ बी क्यूब, डू यू एग्री? तो टेल मी इज इट ए स्क्वेयर का पावर बोलो 1/3 इज टू बी क्यूब का पावर 1/3। तो टेल मी माय फ्रेंड्स इज इट ए का पावर 2/3 इज टू बी का पावर 1 मतलब बी, यस और नो? एंड ये इनवर्स जो है ये तो बहुत सिंपल है, इट इज बी क्यूब इज टू ए स्क्वेयर, बी क्यूब इज टू ए स्क्वेयर। तो अब बताओ बच्चों ये थोड़ा सा और बेटर समझा क्या आपको? डुप्लीकेट सब डुप्लीकेट क्या होता है समझा क्या? चलो लिख के लो, और मैं और एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, आप सॉल्व करोगे, चलेगा ना बच्चों? ए का पावर 7 इज टू बी का पावर पी का पावर 10, पी का पावर 10, इसका डुप्लीकेट सब डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट सब ट्रिप्लीकेट इनवर्स आप सब फाइंड करोगे, करोगे ना बच्चों? ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, उसके बाद पहले का जो क्वेश्चन है वो लिख के लो, अच्छे से समझ के लिखो, टाइम पास मत करो, बराबर है ना? एंड उसके बाद में अगला क्वेश्चन सॉल्व करना है अपने को, ठीक है? ओके देखो बच्चों, मैंने बोला था आपको ए इज टू बी, यहाँ पे ऑनलाइन डाउट है कि सर 3 टर्म रहा तो एंटीसीडेंट कौन सा कॉन्सिक्वेंट कौन सा, तो 3 टर्म भी रहे तो एट ए टाइम कंपैरिजन 2 का ही होता है ना। समझो कोई रेशियो ए इज टू सी है तो उसमें ए इज टू बी जब कंपेयर हो रहा है तो ए एंटीसीडेंट बी कॉन्सिक्वेंट, फिर जब बी एंड सी का कंपैरिजन हो रहा है तो बी एंटीसीडेंट सी कॉन्सिक्वेंट। समझ है क्या आपको ये? यस और नो? कोई भी दोनों के कंपैरिजन में रेशियो में जो फर्स्ट टर्म रहेगा वो एंटीसीडेंट, सेकंड इज कॉन्सिक्वेंट, ठीक है बच्चों? यस। एंड जहां पे भी 3 या 3 से ज्यादा टर्म्स होते हैं उस रेशियो को हम कंटिन्यूड रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूड रेशियो। ये भी लिख के दूंगा मैं आपको, जो भी इसके रिलेटेड हर चीज जो भी रहेगी आपके नोटबुक में आएगी बच्चों। आपको वो चैप्टर कंप्लीट होने तक तो वेट करना पड़ेगा ना, है या नहीं? अभी तक हम रेशियो में है, सिर्फ प्रपोर्शन का भी स्टार्ट नहीं किया। इनफैक्ट रेशियो के भी कई सारे कंसेप्ट बाकी है अभी तक, है या नहीं? ओके तो ये जो मैंने क्वेश्चन दिया आप सब लोगों ने सॉल्व किया बच्चों? चलो बताओ इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या आया आंसर? ए का पावर 14 इज टू पी का पावर 20। आया क्या सबका ये आंसर? नेक्स्ट बताओ, हाँ बोलो। ए का पावर 21 इज टू पी का पावर 30। कितने लोगों का आंसर आया? सब लोगों ने लिखा क्या है? हाँ चलो नेक्स्ट सब डुप्लीकेट बोलो। ए का पावर 7/2 इज टू पी का पावर 5, मतलब पी का पावर 10 का पावर 1/2, 10 का पावर 1/2 हुआ। ये कितने लोगों को समझा बताओ? ये पीछे सेकंड, हाँ समझा क्या भाई? नहीं? ओके चलो मैं वापस एक्सप्लेन करता हूं। मुझे बताओ डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो मतलब दोनों का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा कि नहीं? तो मुझे बताओ ए का पावर 7 का स्क्वायर रूट मतलब क्या? बोलो पावर 1/2। क्यूब रूट मतलब क्या? पावर 1/3। फोर्थ रूट मतलब पावर क्या? 1/4। तो अब बताओ दूसरा टर्म क्या था? बोलो पी का पावर 10 का पावर 1/2। तो बोलो इसका आंसर क्या आया? ए का पावर 7 इंटू 1/2 इज 7/2 एंड 10 इंटू 1/2 इज 5, तो पी का पावर 5। अब तो जा रहा है दिमाग में। वैसे ही सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब रूट होता है। तो अब बोलो ए का पावर 7 का पावर 1/3, क्या आएगा आंसर? ए का पावर 7/3 इज टू पी का पावर 10/3। एंड इनवर्स रेशियो में तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए यार। पी का पावर 10 इज टू ए का पावर 7। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो कोई भी रेशियो का डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट,
सब ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट एंड इनवर्स आप ऑब्टेन कर सकते हो क्या? पक्का? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आप करेंगे सॉल्व? करेंगे क्या सॉल्व? 3 का पावर 1/3 इज टू 8 का पावर 1/7। करेंगे सॉल्व? 3 का पावर 1/3 इज टू 8 का पावर 1/7। करेंगे सॉल्व बच्चों? इसका डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट अपने को ऑब्टेन करना है अभी। आपके जो ये नोट्स बनेंगे ना बच्चों, ये इंडिया में सबसे अच्छे नोट्स रहेंगे मैथ्स के लिए, मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं। आप जो 5 नोटबुक बनाओगे इज्जत से और अच्छे से लिखोगे तो, इसके बावजूद राइट, मैंने सेफर साइड, मैं आपको सारे के सारे नोट्स प्रिंटेड फॉर्म में भी दूंगा, बट अगर हम खुद बना सकते बच्चों तो हम लोग दूसरे पे डिपेंड क्यों है ना? है या नहीं? वो मैं मौका आपको क्लास में लिखने का दे रहा हूं ना, यहां पे सब कुछ लास्ट तक मैं हर चीज लिख के दूंगा, 18 के 18 चैप्टर का हर पॉइंट लिख के दूंगा, मैं आपको बोल रहा हूं। समझ रहा है क्या आप? इतना टफ नहीं है, थोड़ा कंसिस्टेंसी चाहिए अपने में बस। हाँ चलो बोलो बोलो, पहला क्या है? डुप्लीकेट रेशो। तो मुझे बताओ, इज इट 3 का पावर 1/3 का पावर क्या बोलो? 2 इज टू 8 का पावर 1/7 का पावर 2। तो बोलो क्या आंसर आ रहा है? 8 का पावर 2/3, सॉरी 3 का पावर 2/3, बराबर है ना? इज टू, बोलो आगे, 8 का पावर 2/7। कितने लोगों को समझा ये? डुप्लीकेट मतलब दोनों टर्म का स्क्वायर किया ना यार। अब सब डुप्लीकेट रेशियो फाइंड करना है, सॉरी ट्रिप्लीकेट फाइंड करना है, तो क्या करूं बोलो? 3 का पावर 1/3 का पावर 3 इज टू 8 का पावर 1/7 का पावर 3। तो बोलो आंसर क्या है, जल्दी बताओ? 3 का पावर 1 इज टू 8 का पावर 3/7। तो 3 इज टू 8 का पावर 3/7। समझ है आपको ये? यस। नेक्स्ट, हाँ बोलो, 3 का पावर 1/3 का पावर 1/2 इज टू 8 का पावर 1/7 का पावर 1/2। अपने को सब डुप्लीकेट लाना है ना भाई। तो बोलो ये 3 का पावर क्या आ रहा है बोलो? 1/6 इज टू 8 का पावर 1/14। 1/3 इंटू 1/2 इज 1/6। समझा क्या आपको ये? चलो नेक्स्ट, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। बोलो 3 का पावर 1/3 का पावर 1/3 का पावर 1/3 है, इज टू आगे क्या आएगा? हाँ बताओ। 8 का पावर 1/7 का पावर 1/3। तो फाइनल आंसर बताओ। 3 का पावर 1/9 इज टू 8 का पावर 1/21। एग्रीड? चलो नेक्स्ट, इनवर्स रेशियो। इसमें तो कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। 8 का पावर 1/7 इज टू 3 का पावर 1/3. Just you need to interchange the position of antecedent and consequent. You will get inverse ratio. You will get inverse ratio. यहां तक कितने लोगों को समझा है सब कुछ? ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से समझा है सब कुछ? तो बताओ, मैं एक रेशो बता रहा हूं, आप फटाफट मुझे आंसर दो। ओके, एक रेशो है m/n, क्या है? उसका डुप्लीकेट m²/n²। सब लोगों का आंसर चाहिए यार। m/n एक रेशो बताया, उसका डुप्लीकेट m²/n²। सब डुप्लीकेट √m/√n। सब ट्रिप्लीकेट √m √n। ट्रिप्लीकेट m³/n³। इनवर्स n/m। तो ये सब कुछ कर सकते हो। एंड मैं 10 बार बताया, अभी तक गला फाड़ के बताया कि कोई भी रेशो एंड उसका डुप्लीकेट रेशो ये सेम नहीं होता है। अच्छा, कल जाके आपको कोई अगर बोल रहा है कि x/y इज इक्वल टू 2/3, ध्यान दे रहे हो क्या? x/y इज इक्वल टू 2/3, तो तुम x/y का क्यूब इज इक्वल टू 2/3 का क्यूब कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं कि x/y इज इक्वल टू x³ नहीं समझा आपको? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? x/y 2/3 है, तो x³/y³ 2³/3³ मतलब 8/27 आएगा। बट आई एम नॉट एट ऑल सेइंग कि x/y एंड x³/y³ इज सेम। ये रेशो अलग आने वाला है। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड क्या है? आप बोलो x³/y³। राइट हैंड साइड क्या है? 8/27। तो अब बताओ, ये 2/3 एंड 8/27 क्या सेम है क्या? नहीं, ये
अलग रेशो है, विच विल 8/27 इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज टू वाई क्यूब, बट एक्स इज टू वाई एंड एक्स क्यूब इज टू वाई क्यूब, ये क्या सेम रेशो है क्या? नहीं, ये दो अलग रेशो है। मैं अभी 10 बार बताया कम से कम, उससे ज्यादा। आर यू गेटिंग दिस? कोई भी रेशो का डुप्लीकेट रेशो, ट्रिप्लीकेट रेशो, सब डुप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, इनवर्स, ये एक ऑल टुगेदर अलग रेशो होता है, अलग रेशो होता है। दैट इज नॉट इक्वल टू ए टू बी। इज दैट क्लियर माय फ्रेंड्स? ये सबको समझा आपको ये? एंड इसके साथ में ही और एक छोटा सा एंड सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसका नाम है कंपाउंडेड रेशो। उतना सीखेंगे आज या बहुत ज्यादा हुआ ऐसे लग रहा है? ज्यादा हुआ ऐसे लग रहा है? तो अपन और एक कंसेप्ट सीखेंगे, देखते हैं और ज्यादा होता है क्या। एंड कोई किसी की जान वान जाती है क्या, अपन चेक करते, चलेगा ना? यस। तो और एक छोटा सा कंसेप्ट सीखेंगे, नाम है उसका कंपाउंडेड रेशो। क्या नाम है? कंपाउंडेड रेशो, और तुम बोल सकते हो रेशो कंपाउंडेड। कभी वो रेशो कंपाउंडेड ऐसे भी बोल देते, कंपाउंडेड रेशो और रेशो कंपाउंडेड क्या होता है बात करते। कंपाउंडेड रेशो चलेगा बच्चों? व्हाट इज कंपाउंडेड रेशो, लेट अस डिस्कस। चलेगा बच्चों? एक 10-15 मिनट कंटिन्यू करते, बस हो गया लेक्चर आज का। उसके बाद में तुम फ्री हो, पूरा दिन भर नाचते बैठो, फिर चलेगा ना? यस। क्या बोल रहे थे? तो फिर करो जो भी है, बोलो ना, आनंद सर को बोलो कि सर आज नाचने का मूड है। हाँ, क्या बोले थे? बारह मतलब भाला क्या होता है? तो क्या होता है? अच्छा, आनंद से बोलते क्या ऐसे कुछ? हाँ, ऐसे बोला करो ना, मुझे कुछ ज़्यादा रेफरेंस नहीं है, ठीक है? ओके, कंपाउंडेड रेशो और रेशो कंपाउंडेड, ध्यान है इधर? कंपाउंडेड रेशो और रेशो कंपाउंडेड। ओके, कुछ मत लिखो, सिर्फ ध्यान दो यहाँ पे, कुछ मत लिखो, सिर्फ ध्यान दो यहाँ पे। कंपाउंडेड रेशो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट कंसेप्ट है, ध्यान दो यहाँ पे, ध्यान दे रहे हो यहाँ पे? कंपाउंडेड रेशो ऑफ 2:3, x is to y, m is to n, p is to q, e is to f is 2xmpe is to 3ynqf। शायद ये देख के समझा होगा आपको। तो क्या होता है कंपाउंडेड रेशो, बोलो मीनिंग क्या होता है इसका? मीनिंग थियोरेटिकली समझाओ। प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंट। तो कंपाउंडेड रेशो इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिखा तो चलेगा क्या बताओ? प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट, जितने भी रेशो दिए 1, 2, 4, 5, 6 व्हाटएवर, प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट्स इज टू, बोलो, प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंस, प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंस। ये जो भी आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, बोलो? कंपाउंडेड रेशो। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंपाउंडेड रेशो। तो कंपाउंडेड रेशो इज प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंस। लिख के लो, इतना एक्सप्लेनेशन से समझेगा क्या आपको? लिखो, कंपाउंडेड रेशो ऑफ 2:3, x is to y, m is to n, p is to q and e is to f is 2xmpe is to 3ynqf। बराबर है बच्चों? तो ये 2xmpe ये क्या था? ये क्या था? प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट्स। क्या था? प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट। एंड 3ynqf ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल consequence is known as compounded ratio, is known as compounded ratio. Product of all antecedents is to product of all consequence is known as compounded ratio. सबको समझा बच्चों बहुत अच्छे से? Yes or no? Okay. एक क्वेश्चन लिखता हूं नीचे, आप सॉल्व करोगे, चलेगा क्या? मैंने बोला लास्ट कंसेप्ट बोला था मैंने, फाइंड रेशो कंपाउंडेड ऑफ, find ratio compounded of 3:7, 8:3,
5:11, 22:5, 14:17, 14:17। कितने रेशो मैंने दिए बच्चों आपको? 5। एंड इसका कंपाउंडेड रेशो फाइंड करना है। बट ऑब्वियसली हम पे एक बाय डिफॉल्ट चीज रिस्ट्रिक्टेड है, वो है कि जनरली हम आंसर जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में बताना चाहिए अपन ने। किस फॉर्म में बताना चाहिए? सिंपलेस्ट फॉर्म में। ध्यान दे रहे हो बच्चों? और इसके बाद में बहुत ज्यादा हुआ तो 2 क्वेश्चन लूंगा मैं, उतना ध्यान दे सकते हैं अपन? या रिक्वेस्ट करो हाथ जोड़ के? आप बोलोगे तो बोलो भाई, मुझे में कोई ईगो नहीं है। आपने पैसा दिया है मुझे, आपके बेसिस पे घर चल रहा है, तो मुझे हाथ जोड़ने में क्या प्रॉब्लम है भाई? है कि नहीं? बोलू क्या? हाथ जोड़ के बोल देता लगे तो। बच्चों प्लीज अपन सॉल्व करते करके बोलो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने को क्या यार, मतलब मेरा जस्ट 41 एज है, आप तो बड़े हो, 17 साल के हो, है कि नहीं? आप कस्टमर हो, कंज्यूमर हो, स्टूडेंट हो, किंग हो आप, है ना? यस। फाइंड रेशो कंपाउंडेड ऑफ, क्या हो बेटा? लास्ट वाला दिख नहीं रहा है क्या? अच्छा अच्छा, उधर दिख, अभी अभी ठीक है ना? फाइंड रेशो कंपाउंडेड ऑफ, फाइंड रेशो कंपाउंडेड ऑफ 3:7, 8:3, 5:11, 22:5 एंड 14:17 का रेशो कंपाउंडेड। यस, रेशो कंपाउंडेड या कंपाउंडेड रेशो क्या होता है? अब मुझे बताओ बच्चों, कैन यू गिव मी प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट्स? क्या है बोलो? 3 into 8 into 5 into 22 into 14 divided by 7 into 3 into 11 into 5 into 17। सही है बच्चों? अच्छा, ये प्रोडक्ट करो, बाद में सिंप्लीफाइड वर्जन लाओ, इससे अच्छा अभी कुछ कैंसलेशन कर सकते हैं ना हम लोग। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? आप मुझे कुछ गाइड कर रहे हो क्या? बोलो। सबसे पहले तो 3 कैंसल, 5 कैंसल। अच्छा, 11 2 जा 7 2 जा 14। अब और कुछ कैंसिल होता है क्या बताओ? तो न्यूमरेटर में क्या आया बताओ? 8 into 2 into 2, आंसर 32 डिवाइडेड बाय 17। तो टेल मी वेदर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द आंसर इज 32:17? Is it 32:17? 32:17 is the simplest form of the compounded ratio. I hope you are getting this. तो क्या होता है compounded ratio? और एक बार बताओ मुझे। Product of all antecedents is to product of all consequents is the compounded ratio. Product of all antecedents is to product of all consequents. ये सबको समझा क्या बताओ? समझा? Yes, मैं आपको बोला था कि इसके बाद में मैं 2 ही क्वेश्चन लूंगा सिर्फ, तो ये समझ रहा है क्या? तो अभी जो 2 क्वेश्चन में लेने वाला उसमें से और एक क्वेश्चन दे दो अभी। अच्छा, ये सबको समझा के बताओ। अच्छा, किसी ने ऐसा भी किया रह सकता है कि डायरेक्ट प्रोडक्ट किया रहेगा, फिर नीचे प्रोडक्ट किया रहेगा, फिर वापस आप वही झमेला करते बैठे ना, 3 से डिवाइड करो दोनों को, 5 से डिवाइड करो, उससे अच्छा डायरेक्ट कैंसिल हो रहा था ना वो। यस और नो? डायरेक्ट सिंपल आंसर आ रहा था ना वो। यस और नो? चलो राइट डाउन। फाइंड कंपाउंडेड रेशो ऑफ, फाइंड कंपाउंडेड रेशो ऑफ, कंपाउंडेड रेशो ऑफ लिख रहे हैं ना बच्चों? 8:13, 39:5, 25:18, 27:15, 30:8, 16:5, 50:2। कितने रेशो दिए मैंने यहां पे? 7। अगर आप अभी प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट्स करते बैठोगे तो एक बहुत बड़ा लेंदी नंबर आ जाएगा, है या नहीं? उससे बेटर क्या है, जैसे हम बचपन में बेसिक कैलकुलेशन करते थे वो करेंगे हम लोग। तो 7 रेशोज मैंने दिए हुए आपको, एंड यू हैव टू फाइंड द कंपाउंडेड रेशो। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंट्स। ठीक है बच्चों? यस। तो कंपाउंडेड रेशो इज इक्वल टू, कंपाउंडेड रेशो इज इक्वल टू, क्या होता है कंपाउंडेड रेशो? जस्ट मैं आपके नॉलेज के लिए और एक बार लिख रहा हूं यहां पे, प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट्स। वैसे आप ये जानते हो अब, बराबर है ना? प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट्स डिवाइडेड बाय, क्या करना चाहिए मैंने? प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंट्स। प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑल
कॉन्सिक्वेंस। ठीक है बच्चों, बताओ प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट्स बताओ मुझे। 8 इंटू 39 इंटू 25 इंटू 27 इंटू 30 इंटू 16 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 5 इंटू 18 इंटू 15 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 2। प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंस। यस, अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जितना ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना करो, मतलब ही सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा। क्या आएगा? सिंपलेस्ट फॉर्म। सही है? यस। फाइनल आंसर क्या है? 3600 इज टू 1। अरे श्योर? 3600 इज टू 1। कितने लोगों का आंसर है ये? ओके, करो, बाकी लोग भी सॉल्व करो। 3600 इज टू 1 ऐसा आंसर दे रहे बहुत सारे लोग, बट फिर भी आप सब लोग सॉल्व करो बच्चों पहले। यस, वेरी गुड। जो लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं उनमें भी बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है। यस, सबसे पहले तो जो सेम है उतना कैंसिल कर दो। तो 8 8 कैंसिल हो गया। और कुछ कैंसिल होने लायक है क्या? हाँ बोलो। 13 3 जा 39। सही है बच्चों। देन 5 5 जा 25। उसके बाद में 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, बराबर है ना? उसके बाद में ये 3 और 5 कैंसिल करके ये 15 कैंसिल कर देता हूं, चलेगा क्या बच्चों? उसके बाद में ये 2 इंटू 5 कितना आता है? 10, एंड 10 3 जा 30। सही है क्या? उसके बाद में ये 2 कट करके इसको मैं 25 कर देता हूं, चलेगा क्या? अब बताओ न्यूमरेटर में जो भी बचा हो मुझे बताओ क्या क्या बचा। 3 इंटू 3 इंटू 16 इंटू 25। हो सकता है कि आपका कैलकुलेशन करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो, बट आंसर यही रहेगा। डिनोमिनेटर में कुछ बचा ही नहीं है, तो क्या आंसर है फाइनल बोलो? 3600 डिवाइडेड बाय 1। तो आंसर इज 3600 डिवाइड बाय 1। दिस इज द कंपाउंडेड रेशो। दिस इज द कंपाउंडेड रेशो। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो क्या होता है कंपाउंडेड रेशो बोलो? प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंस इज द कंपाउंडेड रेशो। Product of all antecedents is to product of all consequence is the compounded ratio. I hope this is clear to everyone. Yes. चलो फिर आज का लास्ट क्वेश्चन। मैंने लास्ट 2 बोला था, उसमें से एक हो गया ना? हाँ, नहीं, इसके ये क्वेश्चन के बाद में मैं बोला था 2 क्वेश्चन और लेंगे। कुछ भी है, आप चीटिंग मत करो, है ना बच्चों? यस। चलो फिर आज का लास्ट क्वेश्चन, चलेगा बच्चों? यस, राइट डाउन। आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, आपने तो खुश होना चाहिए ना अभी। अच्छा, बहुत बोर होता है क्या मेरे लेक्चर में? अगर बोर होता है तो भी मेरे ख्याल से अभी आपको करना तो पड़ेगा ही, है ना? बराबर है ना? अगर बहुत बोर हो रहा है तो आप मुझे बोलो कि सर नाच के दिखाओ, गा के दिखाओ, ऐसा कुछ बोलो मेरे भाई। नाच के हो जाए आज? नाच आपको मेरा बॉडी स्ट्रक्चर देख के लगा क्या नाच पाऊंगा मैं? देख के लगा आपको? ओके, चलो फाइन। Yes. करना है क्या सॉल्व? फिर क्या बोले थे? डांस हो जाए आज का? ओके, चलो आज का एक लास्ट क्वेश्चन करने दो भाई। फाइंड कंपाउंडेड रेशियो ऑफ 5:7, 14:3, 9:2, 6:15, कॉमा डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 5:2, कॉमा triplicate ratio of 4:5, comma subduplicate ratio of 25:49, comma subtriplicate ratio of 343:64, comma inverse ratio of 2:9,
कॉमा डुप्लीकेट रेशो ऑफ 3:2। बस आज का लास्ट क्वेश्चन। इसका कंपाउंडेड रेशो आपको फाइंड करना है बच्चों। आपने बोला था लास्ट क्वेश्चन, मैंने बोल दिया लास्ट क्वेश्चन, खत्म। क्या हो गया? अच्छा सॉल्व नहीं करना है, करेंगे ना? यस। फाइंड कंपाउंडेड रेशो ऑफ दिस, फाइंड कंपाउंडेड रेशो। ओके, 5:7 मैंने कुछ रेशोज दिए हुए, इन सबका कंपाउंडेड रेशो फाइंड करना है। आप क्वेश्चन लिख रहे हो क्या? फाइंड कंपाउंडेड रेशो ऑफ 5:7, 14:3, 9:2, 6:15, डुप्लीकेट रेशो ऑफ 5:2, ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 4:5, सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ 25:49, सब ट्रिप्लीकेट ऑफ 343:64, इनवर्स ऑफ 2:9 एंड डुप्लीकेट ऑफ 3:2। साथ में सॉल्व करेंगे हम लोग। हाँ चलो साथ में सॉल्व करते हैं। अच्छा सुनो सब लोग यहां पे ध्यान दो प्लीज, प्लीज बच्चों प्लीज। मुझे बताओ उन्होंने जो रेशो दिए हुए वो क्या क्या है? पहला रेशो कौन सा है? 5:7। दूसरा क्या है? 14:3। तीसरा क्या है? 9:2। फोर्थ वाला बोलो 6:15। यहां तक तो कॉपी पेस्ट था। एक काम करो बच्चों प्लीज प्लीज, सब लोग यहां पे ध्यान दो, अभी स्क्रीन पे ध्यान दो। 2 मिनट के बाद कॉपी कर देना, लिख लेना, जो करना है करो। अभी ध्यान दे रहे हो यहां पे? तो मैंने 4 रेशो लिखे, वो समझा। उसके आगे क्वेश्चन पढ़ो। डुप्लीकेट ऑफ 5:2 आंसर दो 25:4। यहां तक सबको समझा क्या? उसके बाद ट्रिप्लीकेट ऑफ 4:5 आंसर दो 64:125। सब डुप्लीकेट ऑफ 25:49 5:7। सब ट्रिप्लीकेट ऑफ 343:7:4। देखो 343 का क्यूब रूट 7 है, 7 × 7 × 7 करो 343 है या नहीं? उसके बाद इनवर्स ऑफ 2:9 9:2। डुप्लीकेट ऑफ 3:2 9:4। डुप्लीकेट डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर ना। डुप्लीकेट ऑफ 3:2 9:4 है या नहीं? तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रेशो है बच्चों यहां पे। तो ये 10 रेशो सिर्फ लिखना था या इसका आगे कुछ करना है अपने को? क्या करना है? कंपाउंडेड रेशो। तो अब बताओ इसका कंपाउंडेड रेशो क्या आएगा? इसका बहुत सिंपल लॉजिक है। प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंस। यस और नो? अच्छा कितने रेशोज है यहां पे? 10। अच्छा वो 10 रेशो में से पहले 4 तो डायरेक्ट दिए थे आपको, अगले 6 के लिए हमने कुछ कंसेप्ट यूज किया था। अच्छा ये कंसेप्ट आपको सिखाए थे क्या? डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट सिखाए थे या नहीं थे? यस। तो क्या ना से सुनो सुनो, पिछले 1 घंटे से हम जो सीख रहे एक सिंगल क्वेश्चन से रिवाइज हो सकता है। पिछले घंटे भर से अपन जो भी सीख रहे इस क्वेश्चन में सब कुछ रिवाइज हो जाता है कि नहीं? डुप्लीकेट क्या है, सब डुप्लीकेट क्या है, ट्रिप्लीकेट क्या है, सब ट्रिप्लीकेट क्या है, कंपाउंडेड क्या है, इनवर्स क्या है, एक ही क्वेश्चन में आ रहा है इधर। यस और नो? फाइंड द कंपाउंडेड रेशियो। ये क्वेश्चन आप रिवाइज कर दिए, मतलब अपना पिछला 1 घंटे का सब कुछ रिवाइज हो रहा है कि नहीं इससे? चलो फिर बताओ प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट। अच्छा हम एक्चुअल में प्रोडक्ट करेंगे या लिखो? अभी मैं एक एक करके लिखो। एक्चुअल प्रोडक्ट करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, बाद में उसको और सिंप्लीफाई करने के लिए 5 कैंसल 3 कैंसल वही करने वाले हैं ना। इससे बेटर है मैं एज इट इज लिखता हूं। हाँ चलो बोलो जल्दी बताओ। 5 × 14 × 9 × 6 × 25 × 64 × 5 × 7 × 9 × 9 डिवाइडेड बाय, हाँ बोलो 7 × 3 × 2 × 15 × 4 × 125 × 7 × 4 × 2 × 4। अब जो कैंसलेशन हो सकता है उतना कर लो, बचा हुआ आंसर लिख दो। यस हाँ बोलो 243:1। अरे श्योर 243:1 आंसर आ रहा है? सब लोगों का आंसर है ये? कितने लोगों का आंसर है 243:1? ओके करो, बाकी लोग भी सॉल्व करो। हेमंत यस जो भी रेशो आपके सामने यू हैव टू टेल मी द सिंपलेस्ट फॉर्म। चलो बताओ क्या क्या कैंसिल होता है। एक काम करता हूं बच्चों, मैं कुछ कैंसिलेशंस करता हूं, ये सही कर रहा हूं या गलत आप देख लो। आपने कैसे किया है और मैंने अभी क्या एग्जैक्टली कैंसिल कर रहा हूं, इट मे नॉट बी सेम बट अपना आंसर तो सेम आएगा ही।
चलो चेक करते हैं पहले, डायरेक्ट क्या कैंसिल होता है उतना बता मुझे। अच्छा 7 7 कैंसिल हो गया, और ऐसे डायरेक्ट कुछ कैंसिल होता है क्या? नहीं। तो एक काम करता हूं, चलो 7 2 जा 14, ये 14 के साथ कैंसिल, 7 2 जा 14 सही है, सही है क्या? अच्छा बताओ ये 4 इंटू 4 क्या आता है? 64, ये 64 के साथ कैंसिल, सही है। उसके बाद में हाँ बोलो, ये 3 3 जा 9 चलता है क्या? 3 3 जा 9। उसके बाद में बोलो 5 इंटू 25 125, ये 125 के साथ कैंसिल, सही है क्या? अब बताओ ये 2 3 जा 6, सही है। देन 3 इंटू 5 15, ये 15 के साथ कैंसिल। अब बताओ डिनोमिनेटर से सब कैंसिल हुआ क्या? तो न्यूमरेटर में क्या बचा है आप मुझे बता दो। 9 इंटू 3 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 1, तो आंसर इज 243:1। तो 243:1 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आज हम जो भी सीखे सब कुछ समझा क्या? सब कुछ समझा क्या? पक्का बच्चों? यस। गुरुकुल के स्टूडेंट्स के लिए अनाउंसमेंट है ना, जो लोग गुरुकुल से यहाँ पे आए हुए उनका अकाउंट्स का लेक्चर के बाद लंच होगा ना, या खत्म हो गया अभी? अकाउंट्स का लेक्चर हो गया होगा और उसके बाद लंच रहेगा, ठीक है ना बच्चों? यस। तो अभी मेरे ख्याल से कुछ अनाउंसमेंट्स रहेंगे, कुछ सर वगैरह आ रहे हैं, तो आप तब तक एक दूसरे से बात करना है कर सकते हो, ठीक है? अच्छा यहाँ पे आज मैंने जो सिखाया आपको